तमाम फेलोज़ अस्सलामु अलैकुम। मैं मोहम्मद अकान ख़ान, स्टूडेंट ऑफ BS कॉमर्स इन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। हम करंटली ग्लोबल टैक्सेशन का एक कोर्स स्टडी कर रहे हैं मेमनम शफीक से। उसी सिलसिले में ये हमारी एक प्रेजेंटेशन है। टॉपिक आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें बेसिकली हमने मुख्तलिफ जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर जो टैक्सेशन सिस्टम इस वक्त करंटली इम्प्लीमेंट हुआ है उनका हमने आपस में कंपैरिजन करना है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपनी डिस्कशन को बहुत ही सिंपल रखूं ताकि वो लोग जो कि टैक्स को स्टडी नहीं भी कर रहे हैं उनको भी समझने में ज़्यादा मुश्किल ना हो। तो जो मेरी प्रेजेंटेशन के ऑब्जेक्टिव रहेंगे, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एक कम्प्रिहेंसिव सी अंडरस्टैंडिंग आपको प्रोवाइड करूं कि आप लोग मुख्तलिफ टैक्सेशन सिस्टम्स जो कि इस वक्त इम्प्लीमेंट हुए हैं या मुख्तलिफ मुल्कों में, उनके अंदर आपको नज़र आएगा क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, किस किस्म के टैक्स स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, टैक्स रेट्स क्या चल रहे हैं, फिर मुख्तलिफ ममालिक क्या पॉलिसीज़ जो हैं वो इस वक्त अपना उन्होंने ऑन की हुई हैं, वो उसको रन कर रही हैं। फिर हम देखेंगे कि जिस तरीके से एक कंट्री का जोग्राफ़ी एक कंट्री का कल्चर, उनके लोगों के बिहेवियर, हर चीज़ दूसरी कंट्री से जिस तरह डिफ़र करते हैं, उसी तरीके से हर कंट्री का टैक्सेशन सिस्टम भी दूसरी कंट्री से जो है डिफ़र करता है। ऐसे नहीं है कि एक वन साइज़ फिट ऑल अप्रोच है, तमाम कंट्रीज़ एक ही टैक्सेशन के निज़ाम को लेके चल रही हैं। जो टैक्स की जो फील्ड है इसके अंदर, टैक्सेशन सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। ये बहुत कम्प्लेक्स किस्म के स्ट्रक्चर्स हैं। फिर हम देखेंगे कि जो मुख्तलिफ ममालिक हैं इनके अंदर ब्रॉड सेंस में क्या डिफरेंसेस हैं इनके टैक्सेशन सिस्टम के अंदर। और फिर हम मुख्तलिफ जो रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स लेंगे, वो कुछ कंट्रीज़ को हम कंपेयर करेंगे आपस में और देखेंगे कि उनके आपस में क्या डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ हैं उनके टैक्सेशन के सिस्टम के अंदर। अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर हम एक मुख्तलिफ ममालिक की टैक्सेशन सिस्टम्स को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं ग्लोबल लेवल पे, तो क्या इम्पोर्टेंस क्या है, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई है कि हम इस प्रेजेंटेशन को इतनी अहमियत दे रहे हैं, ये टॉपिक क्यों इतना अहम है। सबसे पहले अगर हम चलें इंटरनेशनल बिज़नेस एंड ट्रेड के पॉइंट पर हम लें, तो आप लोग देखें कि अगर एक मुल्क ने दूसरे मुल्क के अंदर इंटरनेशनली बिज़नेस करना है या ट्रेड करनी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अगर एक मुल्क से दूसरे मुल्क में अपना सेटअप लगाते हो तो आपको वहाँ के कवानीन, वहाँ के टैक्स का जो स्ट्रक्चर है उसका पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप वहाँ पे अपना ऑपरेशंस रन कर रहे हो तो आपको वहाँ के लॉस को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसलिए जो इंटरनेशनल बिजनेसेस हो रहे हैं या जो लोग या कंपनीज इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, वो बहुत उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो एक ग्लोबल लेवल पर टैक्सेशन सिस्टम्स को जाके स्टडी करें। क्योंकि अगर कुछ ऐसे ममालिक हैं जिनके टैक्स लॉज उनको फेवरेबल नहीं लगते हैं, तो वहाँ से बचने के लिए उनके पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ग्लोबल लेवल पे टैक्सेशन सिस्टम्स की कि हम किन ममालिक की तरफ हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हैं और कहाँ पे जो है हमने किन ममालिक से बचना है जहाँ पे टैक्स रेट्स हाई हैं या जो फेवरेबल कंडीशंस नहीं दे रहे, जहाँ पे टैरिफ्स बहुत हाई हैं टैक्स के लिहाज से। फिर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अगर देखें तो आप बेसिकली अगर देखें तो टैक्स के निज़ाम से, टैक्स किस लिए होता है कि एक कंट्री उसे क्या करती है, फ़ंड्स कलेक्ट करती है और वो उसको स्पेंड करती है, मुख्तलिफ पब्लिक इनिशिएटिव्स लेती है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लेती है, मतलब उससे वो क्या कर रही होती है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रही होती है। तो अब मुख्तलिफ ममालिक क्या करते हैं कि आपस में एक टैक्स कंपटीशन कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे अब अगर किसी एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने कहीं पे अपनी आउटलेट खोलनी है, कहीं पे अपना सेटअप करना है, तो मुख्तलिफ कंट्रीज़ क्या करेंगे, उनके लिए अपना टैरिफ्स लो कर देंगे टैक्स के, ताकि वो उनको एक फेवरेबल कंडीशन नज़र आए कि हम यहाँ जाके टैक्स करें। अब ऑब्वियसली अगर एक बड़ी फर्म जो कि मल्टीनेशनल लेवल पे है, वो अगर किसी कंट्री के अंदर जाके इन्वेस्टमेंट करेगी तो जाहिर है वो वहाँ पे जॉब्स भी क्रिएट करेगी, फिर वहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी वो कंट्रीब्यूट करेगी। तो इस तरीके से एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी जो है ग्लोबल टैक्सेशन अपना रोल प्ले कर रहा होता है। मुख्तलिफ कंट्रीज़ आपस में कम्पीट कर रही होती हैं, तो कंट्रीज़ को अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी
ग्लोबल लेवल पे टैक्सेशन सिस्टम्स को, दूसरी कंट्रीज़ के टैक्सेशन सिस्टम को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। फिर अब अगर हम आते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ, तो अब जैसे जैसे इस जो हमारी जो करंट जो हमारा दौर चल रहा है, जिस तरीके से इसके अंदर ग्लोबलाइजेशन आ रही है, लोग एक इवन के इंडिविजुअल्स भी एक कंट्री से बैठ के ग्लोबल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं एक से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर। मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबली परफॉर्म कर रही हैं। अब इससे जो है क्या चीज़ किस चीज़ का ख़दशा बढ़ जाता है कि जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो टैक्स फ्रॉड की तरफ जा सकती हैं और टैक्स इवेजन्स की तरफ जा सकती हैं। किस तरीके से कि अगर एक ऐसी फर्म है जिसका एक ऐसी मुल्क में सेटअप है जहाँ पे टैक्स रेट हाई है, एक ऐसे मुल्क में सेटअप है जहाँ पे उनका टैक्स रेट लो है, तो क्या कर सकती हैं कि वो प्राइस शिफ्टिंग कर सकती हैं। अपना एक जो है उनका सेटअप है उससे अपना प्रॉफिट शिफ्ट करके उस सेटअप में ले जाएं जहाँ पे टैक्स रेट्स कम हैं। उसकी वजह से क्या होगा कि अब जो उनको टैक्स पे करना पड़ रहा था पहले ज़्यादा, वो अब उसको टैक्स से उनको छूट मिल जाएगी। तो इस तरीके के जो नए रास्ते खुले हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से, उस चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए भी और ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए एक ग्लोबल लेवल पे उसके लिए एक टैक्सेशन सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है ग्लोबल लेवल पे। फिर अगर हम एक आइडियल सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें एक सोशल जस्टिस हमें किस तरह नज़र आता है कि क्या किया जा सकता है मुल्क के अंदर कि आप गरीब आदमी से कम टैक्स लो और जो अमीर आदमी है उससे आप ज़्यादा टैक्स लो। अब जो फंड इकट्ठा होगा वो गवर्नमेंट स्पेंड करेगी उसको पब्लिक सर्विसेज के अंदर, उससे जो गरीब आदमी है वो भी बेनिफिट लेगा और जो अमीर आदमी वो भी बेनिफिट लेगा। तो इससे क्या होता है, एक वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। जिस तरह से इस्लाम में ज़कात का निज़ाम है, इसी तरीके से टैक्स के सिस्टम को भी आप वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। फिर अगर एक शख्स या एक कंपनी ने एक अपनी जो है कंट्री की जुरिस्डिक्शन से निकल के क्रॉस बॉर्डर में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो वहाँ उसके टैक्सेशन सिस्टम का नॉलेज रखता हो। वो सबसे पहले वहाँ के टैक्सेशन के निज़ाम को स्टडी करेगा, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो एक ग्लोबल लेवल पे टैक्सेशन सिस्टम्स की अंडरस्टैंडिंग रखे ताकि उसको क्लियर हो कि कौन सी कंट्रीज़ उनको फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड कर रही हैं और किन कंट्रीज़ में उसको टैक्स जो है वहाँ पे टैक्स फेवर्स मिल सकते हैं। या वो देखेगा कि ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं कहीं जाता हूँ इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मैं डबल टैक्सेशन का शिकार ना हो जाऊँ, कहीं मेरे पर टैक्स बर्डन ज़्यादा ना हो जाए। फिर अगर जो है इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड स्टैंडर्ड्स जो हैं डिफरेंट ममालिक आपस में बिल्ड करते हैं। अब जिस तरह से हमने बात की कि हो सकता है जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं वो प्रॉफिट शिफ्टिंग करने शुरू हो जाएं। फिर इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, टैक्स इवेजन टैक्स फ्रॉड को कंट्रोल करने के लिए जो मुख्तलिफ मुल्क हैं वो आपस में क्या करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं, आपस में ट्रीटीज़ बना लेते हैं, ऐसी पॉलिसीज़ मेकअप कर लेते हैं कि जो टैक्स इवेजन और फ्रॉड के जितने रास्ते हैं उन सारों को रोका जा सके। तमाम लोगों को टैक्स ब्रैकेट में लाया जाए, तो हमसे टैक्स लिया जाए और इस चीज़ को भी इंश्योर किया जाए कि किसी कंपनी या पर्सन के ऊपर टैक्स बर्डन भी ज़्यादा ना हो और ये भी चीज़ इंश्योर की जाए कि कोई टैक्स से इवेड भी ना करे। फिर अगर एक कंट्री है, अगर उसने अपनी पॉलिसी बनानी है टैक्स से रिलेटेड, तो वो क्या कर सकता है, वो कंट्री क्या कर सकती है, वो ग्लोबल लेवल पे टैक्सेशन को स्टडी करे। मिसाल के तौर पे अगर उसने एक मखसूस चीज़ के मुतालिक एक टैक्स की कुछ इक़दाम उठाने हैं, तो वो क्या कर सकता है, दूसरे ममालिक की हिस्ट्री स्टडी कर सकता है, उनके टैक्सेशन सिस्टम्स को स्टडी कर सकता है। उससे क्या चीज़ होगी कि जो दूसरे ममालिक अगर उन्होंने वही चीज़ पहले फेस की हुई तो उसके मुताबिक जो उन्होंने स्टेप्स लिए तो उसको रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स मिल जाएंगे कि अगर इन्होंने इस सिचुएशन को इस तरीके से डील किया, ये स्टेप्स लिए, तो उनका रिज़ल्ट फिर उनके सामने क्या आया। तो इस तरीके से पॉलिसी जो फॉर्मुलेशन हो रही होती है टैक्सेशन के रिलेटेड, ग्लोबल लेवल पे टैक्सेशन सिस्टम को स्टडी करने से आप बहुत एफिशिएंट किस्म की पॉलिसी फार्मूलेट कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे
कि टैक्सेशन स्टडीज़ को ग्लोबल लेवल पे स्टडी करने की क्या इम्पोर्टेंस है। अब अगर हम टैक्सेशन सिस्टम को डिफाइन करें कि टैक्सेशन सिस्टम होता क्या है, तो टैक्सेशन सिस्टम एक स्ट्रक्चर्ड किस्म का एक फ्रेमवर्क होता है जिसको एक गवर्नमेंट बनाती है, और जिसका मकसद क्या है, टू कलेक्ट रेवेन्यू, कि रेवेन्यू कलेक्ट करना है इंडिविजुअल से और बिजनेसेस से। अब एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क मतलब कि उन्होंने इस किस्म का एक सेटअप बनाया होगा, इस किस्म के उन्होंने प्रिंसिपल्स बनाए होंगे, इस किस्म के प्री मेड लॉज होंगे जिनको उन्होंने फॉलो करना होगा, जिसके थ्रू रेवेन्यू कलेक्ट होगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा। किस किस से कलेक्ट होगा, इंडिविजुअल से और बिजनेसेस से। अब कुछ अर्सा पहले तो इतनी ग्लोबलाइजेशन नहीं थी, लेकिन अब क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो टैक्सेशन सिस्टम इस तरह का फ्रेमवर्क होगा कि ना कि वो सिर्फ अपने जो गवर्नमेंट है अपने मुल्क की टेरिटरी के अंदर टैक्स नहीं कर रही होगी, बल्कि वो अपनी मुल्क की टेरिटरी के बाहर भी जो है, जो लोग रह रहे हैं जो कि नेशनल हैं उनके, या अगर कुछ लोग जो है वो बाहर किसी सोर्सेज से इनकम कमा रहे हैं, तो वो उसको भी जो है वो टैक्स के अंदर, टैक्स ब्रैकेट के अंदर लाने की कोशिश करेगी। टैक्सेशन सिस्टम एक फाइनेंशियल बैकबोन का जो है किरदार अदा करता है, जो कि तमाम पब्लिक सर्विसेज जितनी ऑफ़र हो रही हैं, मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, या गवर्नमेंट के जितने भी ऑपरेशंस हैं, तो गवर्नमेंट के जो बेसिकली ख़जाने भर रहा होता है वो ये उसका टैक्स का निज़ाम होता है, जो टैक्स के थ्रू जो भी रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा होता है। फिर जो हमारे पास कोर एलिमेंट्स आ जाते हैं टैक्सेशन के निज़ाम के, टैक्स सिस्टम के, वो सबसे पहले ये बात है कि आपने टैक्सेबल एंटिटीज़ को आइडेंटिफाई करना होता है। टैक्सेबल एंटिटीज़ से मतलब तमाम वो लीगल एंटिटीज़ या पर्सनस इंडिविजुअल्स जो जिनकी जो इनकम है, जो अर्निंग है, वो सब्जेक्टेड टू टैक्सेशन है, जिनके ऊपर टैक्स जो है वो आयद होता है। इन्होंने इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि हम किस किस को टैक्स कर रहे हैं। जब इन्होंने ये आइडेंटिफाई कर दिया कि हम किस किस को टैक्स कर रहे हैं, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप आ जाएगा कि क्या क्या टाइप्स हैं टैक्सेस की, कि ऐसा भी है कि एक, अब ऐसा तो नहीं है कि अगर एक पर्सन ने आइडेंटिफाई कर दिया तो वो उसको एक ही किस्म का बस उसकी इनकम पे टैक्स लगा दें। नहीं, ये मुख्तलिफ़ किस्म की टाइप्स होंगी टैक्सेस की, और फिर उन हर टाइप्स जो बनाएंगे ये टैक्सेस की, उनके फिर ये रेट्स सेट करेंगे कि अच्छा इस टाइप का इतना रेट होगा, इस ये जो हमने टैक्स की टाइप बनाई है इसका इतना रेट होगा। फिर ये चीज़ें तो बन गई हैं कि ये इस चीज़ को टैक्स करना है, इस किस्म का टैक्स करना है, इस किस्म के टैक्स पे ये रेट होगा, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि इस सब को एडमिनिस्टर करने के लिए, सब को चलाने के लिए एक किसी न किसी किस्म के अदारे की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो ये इस टैक्सेशन सिस्टम का तीसरा कंपोनेंट है। एक चीज़ ये होगी कि आप उनको आइडेंटिफाई करो टैक्स किसे करना है, एक चीज़ ये होगी कि किस किस्म का टैक्स और क्या रेट रहेगा टैक्स का, और तीसरी चीज़ जो इसका कोर एलिमेंट है वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह होगी, ये सारी टैक्स कलेक्शन होगी किस तरह, कौन करेगा इसको। फिर ये वही चीज़ है, इसको हमने सेपरेट करके थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे उन्हीं तीन कंपोनेंट्स को। टाइप्स ऑफ टैक्सेस की तरफ अगर हम जाएं तो इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस या लेवीज भी इसको कहा जाता है, जैसे कि इनकम टैक्स है, कंजप्शन टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। अब ये सब जो नाम है इनको हम आगे चल के थोड़ा सा बहुत इनको टच करेंगे और उसको स्टडी करेंगे कि ये वैल्यू एडिड टैक्स या जनरल सेल्स टैक्स या कंजप्शन टैक्स ये होते क्या हैं, ताकि जब हम आगे कंपैरिजन कर रहे हो ताकि हमें इस चीज़ की थोड़ी पहले से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई भी हो। फिर दूसरा कंपोनेंट हमने बोला कि टैक्स रेट है, इसको ज़्यादा टच करने की ज़रूरत नहीं है, नाम से पता चलता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्स रेट्स जो कि गवर्नमेंट ने सेट करने हैं, डिफरेंट परसेंटेजेस क्या होंगी डिफरेंट किस्म के टाइप्स ऑफ टैक्सेस की। अब ऐसा इसमें एक ही चीज़ ये भी होगी कि एक ही किस्म के टैक्स की, एक ही टैक्स टाइप की, जैसे कि इनकम टैक्स है, उसकी भी मुख्तलिफ़ परसेंटेजेस होंगे मुख्तलिफ़ लोगों के लिए। ऐसे लोग जो कि मुख्तलिफ़ अर्न कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ वो कंडीशंस में हैं, मिसाल के तौर पे कुछ मैरिड हैं, सिंगल हैं, कुछ विडोज़ हैं, तो एक ही टाइप की टैक्स की भी डिफरेंट किस्म की परसेंटेजेस सेट की जाती हैं। वो भी हम आगे चल के देखेंगे कि ये किस तरीके से होता है। फिर हमने तीसरी बात की टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का इदारा है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, FBR, अमेरिका के अंदर इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज, IRS। तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन से बेसिकली मुराद
वो एजेंसीज हैं, वो टैक्स एजेंसीज जो कि रिस्पॉन्सिबल है इन्फोर्सिंग टैक्स लॉज को इन्फोर्स करने में, टैक्स रिटर्न्स फाइल्स करने जो होते हैं उनको प्रोसेस करने में, और जो टैक्स के लोग टैक्स को फॉलो करें, टैक्स की कंप्लायंस हो, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए जो अदारा जिम्मेदार होगा वो वाली एजेंसीज आ जाएंगी हमारे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो ये तो हमारे पास कंपोनेंट्स थे टैक्सेशन सिस्टम के। और अब अगर हम देखें कि टैक्सेशन सिस्टम का बेसिक पर्पस क्या है, टैक्सेशन सिस्टम करता क्या है, तो टैक्सेशन सिस्टम का एक जो प्राइमरी पर्पस है, यानी जो मेन सबसे बड़ा पर्पस है, वो तो टैक्स के निज़ाम, टैक्सेशन के सिस्टम का ऑब्वियसली है रेवेन्यू जनरेशन। किसने क्या करना है, रेवेन्यू जनरेट करना है, ताकि वो जाए हुकूमत के पास, उनके ख़जानों में जाए, और वो क्या करें, पब्लिक सर्विसेज को फ़ंड करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, या गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स को वो जो भी कैरी आउट करते हैं अपने ऑपरेशंस, ताकि उनको उसकी फंडिंग मिल सके। पहला एक बेसिक पॉइंट प्राइमरी पर्पस ऑफ टैक्सिंग सिस्टम का ये हो गया। दूसरा, इसको एज अ टूल फॉर वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन भी इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम को डिटेल में हम आगे चल कर स्टडी करेंगे। इस किस्म का टैक्स सिस्टम जो कि गरीबों को ऐसे समझ लें अभी फ़िलहाल के लिए कि गरीबों को कम टैक्स करे, अमीरों को ज़्यादा टैक्स करे, अगर आप इस तरह का टैक्स सिस्टम बनाते हो तो उसके ज़रिए आप क्या कर सकते हो, वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। बेसिकली जिस तरह का इस्लाम के अंदर ज़कात का वो कंसेप्ट है, इसी तरीके का आप टैक्स के सिस्टम को भी यूज़ कर सकते हो कि एक सोसाइटी के अंदर एक सोशल जस्टिस सा बन जाए और वेल्थ जो है वो रिडिस्ट्रीब्यूट हो रही है, सर्कुलेट हो रही है। और इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन के लिए टैक्सेशन सिस्टम को एज ए टूल यूज़ किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे अगर इकॉनमी के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन चल रही है या बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हाई हुई है, इन्फ्लेशन को अगर हम डिफ़ाइन करें पहले, तो बेसिकली इन्फ्लेशन क्या है कि किसी भी चीज़ की अगर डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और उसकी सप्लाई कम हो, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि प्राइसेस जो होती हैं वो हाइप कर जाती हैं, उसको हम कहते हैं कि ये इन्फ्लेशन हो गई है। तो ऑब्वियसली अगर आप टैक्स रेट्स एडजस्ट करो, उनको अगर ज़्यादा कर दो, तो जो डिमांड है आप उसको कम कर सकते हो। ऑब्वियसली डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन को आप कूल डाउन कर सकते हो। तो टैक्सेशन सिस्टम को आप एज ए टूल यूज़ कर सकते हो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन के लिए, अगर इन्फ्लेशन बहुत हाई चल रही है। फिर इससे हट के भी सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। मिसाल के तौर पे जिस तरह पाकिस्तान में जो है पिछले अरसे से टैक्स जो है टैक्स की बहुत एग्जेम्पशंस दी गई हैं आईटी के सेक्टर में, ऐसे ही अगर किसी कंट्री एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री को जो है वो उसको बूस्ट करना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा, उसके टैक्स टैरिफ्स लो कर देगा। जैसे कि अगर एक्सपोर्ट्स को वो चाहता है कि लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा करें, तो ऑब्वियसली उसके टैक्स जब उसका लो करेगा तो लोगों को एक फेवरेबल कंडीशन नज़र आएगी, वहाँ प्रॉफिट ज़्यादा नज़र आएगा, तो लोग वहाँ भी इन्वेस्ट करेंगे, लोग उस तरफ जाएंगे, और वो अल्टरनेट जो है अल्टरनेटली आपके इकॉनमी के अंदर जो है कंट्रीब्यूट करेगा। तो इस तरह के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी इससे जो है आप इस टैक्सेशन सिस्टम को एज ए टूल यूज़ करके आप इसे पूरे कर सकते हो। तो ये कुछ पर्पस थे टैक्सेशन सिस्टम के। अब हमने अभी तक हमने देखा कि टैक्सेशन सिस्टम होता क्या है और उसके पर्पस क्या हैं। फिर हमने डिस्कस किया था कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस आयद करता है। तो ये हम देखते हैं, अब थोड़ा सा टच देते हैं कि किस किस्म के टैक्सेस होते हैं, ताकि अगर जब हम आगे चल के इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, मुख्तलिफ ममालिक के टैक्स स्ट्रक्चर्स और रेट्स देख रहे हो, तो हमें पहले अंडरस्टैंडिंग हो कि ये क्या जो हम नाम ले रहे हैं बार बार टैक्सेस के नाम के, तो टाइप्स ऑफ टैक्सेस ये बेसिकली है क्या। तो पर्सनल इनकम टैक्स, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, इसके भी नाम से पता चलता है, और जो है पहले से ऑलरेडी लोगों को इसकी अवेयरनेस होती है। पर्सनल इनकम टैक्स क्या है कि ऐसे इंडिविजुअल्स या ऐसे घरानों पे जो टैक्स लगाया जाता है, जो वो इनकम अर्न कर रहे होते हैं, उसको पर्सनल इनकम टैक्स कहा जाता है। कि एक जो पर्सनल इनकम होती है एक शख्स की, एक इंडिविजुअल की, तो उसको पर्सनल इनकम टैक्स कहा जाता है। उसको जो है ये मुख्तलिफ उसकी परसेंटेज होती हैं, जिस हिसाब से उसको टैक्स करते हैं। हमारे पास एक किस्म आती है विद होल्डिंग टैक्स। विद होल्डिंग टैक्स को आप इस तरह समझ सकते हैं कि अगर आप किसी को एक सर्विस देते हो और उसके रिटर्न वो आपको पे करता है, तो
वो जो आपको पे कर रहा है उसमें से वो ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट करके वो आपको पे करेगा। तो वो जो टैक्स वो ऑलरेडी आपके पास वो पेमेंट आने से पहले जो डिडक्ट हो रहा है उसको आप विद होल्डिंग टैक्स कहते हो। इसकी सबसे आसान एग्जांपल है एक सैलरी। जब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को या एक प्राइवेट जो एम्प्लॉय है उसकी जब उसको सैलरी मिलती है उसकी जो उसने महीने भर काम किया है, तो उसकी सैलरी में से एक अमाउंट डिडक्ट होती है टैक्स की, जिसको विद होल्डिंग टैक्स कहा जाता है। जो कि उसको उसकी सैलरी मिलने से पहले ही जो उसका एम्प्लॉयर है वो डिडक्ट करके उसको देता है, और वो एज ए लाइबिलिटी उसकी होती है जो उसने गवर्नमेंट को देना होता है। इसके अलावा विद होल्डिंग टैक्स मुख्तलिफ़ किस्म के डिविडेंड्स पे और इंटरेस्ट जो कि आप कलेक्ट करते हो बैंक से उसके ऊपर भी विद होल्डिंग टैक्स जो है वो आयद होता है। फिर कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, जो कॉर्पोरेट्स हैं कंपनीज हैं वो जो इनकम जनरेट कर रही होती हैं, जो उनके प्रॉफिट्स अर्न हो रहे होते हैं उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसको कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कहा जाता है। वैल्यू एडेड टैक्स और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये दो टर्म्स ऐसी हैं जो कि आपस में इंटरचेंजेबली यूज़ होती हैं। कहीं पे आपको वीएटी नज़र आएगा, कहीं पे आपको जीएसटी नज़र आएगा। इन दोनों को आपस में इंटरचेंजेबली जो है इस्तेमाल किया जाता है। वैल्यू एडेड टैक्स बेसिकली होता क्या है? एक ऐसा टैक्स है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को हर उसके स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे लगाया जाए। मतलब कि आप एक रॉ मटेरियल को उठाओगे तो उसके ऊपर टैक्स कम होगा। वो जैसे ही उसको आप थोड़ा सा निखारोगे, आप उसकी थोड़ी सी प्रोडक्शन करोगे, किसी गुड्स की शेप में आप उसको ला रहे हो, तो उसकी जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे उसके ऊपर हर उसकी स्टेज के ऊपर उसके साथ टैक्स लगाया जा रहा है। मिसाल के तौर पे उसकी पहले प्रोडक्शन हो रही है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, प्रोडक्शन के अंदर भी मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेप्स होंगे, असेंबलिंग हो रही होगी वगैरह वगैरह। तो वो हर स्टेज के ऊपर जो है जैसे जैसे ज़ाहिर है एक प्रोडक्ट भी फिनिश गुड्स की तरफ फिनिश्ड फॉर्म की तरफ जा रही होती है, उसकी अपनी वैल्यू भी बढ़ रही होती है। इसी तरीके से मुख्तलिफ स्टेप्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर जो है उसके ऊपर जैसे जैसे उस प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड हो रही है वैसे वैसे उसके हर जो है स्टेप पे उसको टैक्स किया जा रहा है। इसको बेसिकली वैल्यू एडेड टैक्स कहा जाता है। ये एक जो है टैक्स टाइप है। फिर सेल्स टैक्स है कि जब गुड्स या सर्विसेज जब रिटेल या परचेज हो रही होती है तो उसके ऊपर एक सेल्स का टैक्स लगाया जाता है। ये दोनों टाइप्स आती हैं कंजप्शन टैक्सेस के अंदर। कंजप्शन के नाम से हमें पता लगता है कि जब कोई चीज़ कंज्यूम हो रही है, जब किसी चीज़ की खपत हो रही है, तो ये टैक्स की टाइप्स हैं। फिर वेल्थ एंड एसेट टैक्स, ऐसे टैक्स जो कि जो आप एसेट्स अपने पास रख रहे हो उसके ऊपर जो टैक्सेस लगाए जाते हैं। एक प्रॉपर्टी टैक्स है, जो आपके पास पर्सनल प्रॉपर्टी आपने होल्ड की हुई है उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा। कैपिटल गेंस टैक्स ऐसा टैक्स है कि अगर आपके पास कोई एसेट था उसको जब आपने बेचा है तो उस पे जो आपको प्रॉफिट हो रहा है, मिसाल के तौर पे मैं आज 1 लाख का एक मकान ख़रीदता हूँ और उसको मैं 1.5 लाख का बेच देता हूँ, तो ये जो मुझे 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है अपना एसेट सेल करने पे, इसको मैं कैपिटल गेन कहूँगा। फिर इसके ऊपर भी एक टैक्स आयद होता है जिसको कैपिटल गेन टैक्स कहा जाता है। फिर इनहेरिटेंस टैक्स या स्टेट टैक्स। इनहेरिटेंस टैक्स जैसे हमारे हमारे यहाँ विरासत कहा जाता है इसको, इनहेरिटेंस को, कि कोई भी शख्स अगर फौत हो जाता है तो जो वेल्थ फिर उस शख्स से उसके जो वर्सा हैं उस उनकी तरफ जब ट्रांसफ़र होगी तो उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा उसको इनहेरिटेंस टैक्स कहा जाएगा। तो ये मुख्तलिफ़ टैक्स की टाइप्स थी। इनमें हमने मुख्तलिफ कंजप्शन टैक्सेस देखे, वेल्थ के जो है वेल्थ एंड एसेट्स के टैक्सेस देखे, और इनकम टैक्सेस देखे। अब हम चलते हैं ग्लोबल टैक्स मॉडल्स की तरफ। बेसिकली हमने मॉडल्स बनाने की वजह ये थी कि जैसे हमने पहले कहा कि अब जैसे हर मुल्क का ज्योग्राफी, उसका स्ट्रक्चर, उसका कल्चर, बिहेवियर्स, लोगों के हर हर चीज़ जब एक दूसरे से डिफ़र करती है तो उसी तरीके से यही चीज़ें टैक्सेशन सिस्टम को क्योंकि शेप देती हैं। अब आप इवन इस चीज़ को कंसिडर करें कि एक मुल्क है और उसके अंदर डिफरेंट स्टेट्स हैं, तो मुल्क के अंदर जो स्टेट्स हैं उन स्टेट्स की आपस में भी एक दूसरे से टैक्स जो रेट्स होते हैं वो भी डिफ़र कर रहे होते हैं। तो दुनिया में तो 196 मुल्क हैं, तो अगर हर मुल्क के अंदर स्टेट के अंदर भी टैक्स के रेट्स और हर चीज़ सेम नहीं है तो इन सबको कवर कर पाना एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा टास्क है। तो हमने बेसिकली क्या किया है कि हमने एक ब्रॉडर सेंस में
टैक्स मॉडल्स डिफ़ाइन कर दिए हैं। मतलब कि हमने देखा कि जो है एक ब्रॉड सेंस में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ आ रही हैं तमाम टैक्सेशंस के निज़ाम में, ऐसी क्या क्या कैटेगरीज हम बना सकते हैं जिनके अंदर जो है मुल्क फॉल करें। तो वो हमने जो है मॉडल्स से ऐसे आपके साथ शेयर किए हैं ताकि हम मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ को उसके हिसाब से कैटेगराइज कर दें। तो जैसे कि हमने कहा कि किसी किस्म का वन साइज़ फिट ऑल अप्रोच नहीं होता है। हर मुल्क के इकोनॉमिक कंडीशंस, पॉलिटिकल सिस्टम और उनके लोगों के बिहेवियर्स, उनके सोशल प्रायोरिटीज़ के हिसाब से, क्योंकि हर चीज़ चेंज हो रही होती है। तो टैक्स मॉडल्स की तरफ आए तो एक टैक्स का निज़ाम इस तरह का है कि यूनिटरी टैक्स सिस्टम। यूनिटरी को आप इसके नाम से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक यूनिट, एज ए यूनिट यानी एज ए सिंगल, कि इस टैक्स के निज़ाम में बेसिकली क्या हो रहा होता है कि एक जो है सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगी, यानी कि फेडरल लेवल की गवर्नमेंट जो कि नेशनल गवर्नमेंट होती है, उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो ही टैक्स का रेट डिटरमिन भी करेगी, टैक्स लगाएगी भी और फिर टैक्स कलेक्ट भी करेगी। तो यानी कि जो फेडरल लेवल पे, नेशनल लेवल पे जो गवर्नमेंट है, सिर्फ उसके पास अथॉरिटी होगी। जो छोटे लेवल की गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट लेवल की या म्यूनसिपल टाउन्स वगैरह के जो छोटे वगैरह वो बने हुए हैं, उनके पास इस चीज़ की अथॉरिटी नहीं होगी। ज़्यादा अथॉरिटी कलेक्ट करने की और हर चीज़ की होगी वो स्टेट लेवल पे जो एक ही इदारा बना होगा उसके पास होगी। इसको हम कहेंगे कि यूनिटरी टैक्स सिस्टम के एक सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट हर चीज़, सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रही है। और इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं हमारे पास ब्राज़ील की, जापान की और चाइना की। चाइना को हम आगे चल के बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। फेडरल टैक्स सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम कहेंगे कि जो एक फेडरल लेवल की जो गवर्नमेंट है, यानी फेडरल लेवल पे एक इदारा होगा वो भी, और जो सब नेशनल लेवल पे यानी स्टेट लेवल पे या प्रोविंसेस लेवल पे जो इदारा होगा, इन दोनों के पास जो है ये दोनों अथॉरिटी रखेंगे कि ये टैक्सेस लगा भी रहे होंगे और टैक्सेस कलेक्ट भी कर रहे होंगे। मतलब कि पहले तो यूनिटरी टैक्स सिस्टम में हमने ये देखा कि एक सिंगल ही हर चीज़ कर रही है, उसी के पास होल्ड है। अब दो लेयर्स आ गई हैं कि एक फेडरल लेवल पे एक जो होगी आपके पास अथॉरिटी होगी, वो अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रही होगी टैक्स से रिलेटेड, और फिर एक स्टेट लेवल पे सब फेडरल लेवल पे आप कह लें कि वो भी अथॉरिटी होगी जो कि अपने टैक्सेशंस के हिसाब से अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रही होगी। इसको हम कहेंगे कि फेडरल टैक्स सिस्टम। मुख्तलिफ कंट्रीज़ जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है, वो फेडरल टैक्स सिस्टम को लेके चल रही है। जर्मनी और भी बहुत सारे ममालिक हैं जिसमें ये फेडरल टैक्स सिस्टम का वो मॉडल जो है वो अपनाया हुआ है उन्होंने। फिर रीजनल और स्टेट टैक्स सिस्टम्स की हम बात करें तो कुछ कंट्रीज़ जो होती हैं वो जो रीजन्स या स्टेट्स लेवल पे जो उन्होंने टैक्स अथॉरिटीज़ बनाई होती हैं उनको बहुत ज़्यादा लेवल की अथॉरिटी दे देते हैं। अपने जो फेडरल लेवल पे होता है अथॉरिटी कम रखते हैं, और जो छोटे लेवल पे, सब नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे जो अथॉरिटीज़ बनी होती हैं उनको ज़्यादा अथॉरिटी दे देते हैं टैक्सेस कलेक्ट करने की, कि वो इंडिपेंडेंटली टैक्सेस कलेक्ट कर रहे हों। तो उसको हम कहेंगे कि ये एक रीजनल किस्म की, यानी एक रीजनल या स्टेट टैक्स सिस्टम यहाँ पे चल रहे हैं। इसकी एग्जांपल ब्राज़ील है। ब्राज़ील हमने पीछे भी देखा यूनिटी टैक्स सिस्टम में। उसकी वजह यह है कि ब्राज़ील अपने आप को एज ए रीजनल या स्टेट टैक्स सिस्टम तो डिक्लेयर करता है कि मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन जो इसका फेडरल लेवल पे जो अथॉरिटी है टैक्स की, उसका बहुत ज़्यादा मुदाखलत है इस चीज़ के अंदर, टैक्स की तमाम फंक्शंस परफॉर्म करने के अंदर। और जो इसके रीजनल लेवल के टैक्स के जो अथॉरिटीज़ हैं उनके पास बहुत मिनिमम है। तो इस वजह से ये बजाय इसके कि एक रीजनल की जगह यूनिटरी टैक्स का जो मॉडल के उसमें ये ज़्यादा सूट करता है। लेकिन ये जो इसकी गवर्नमेंट है वो ख़ुद को एक रीजनल टैक्स सिस्टम का उसको डिक्लेयर करती है। फिर हम एक टैक्स का मॉडल है प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम में ये होगा कि जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे आपका साथ में टैक्स भी इंक्रीज़ हो रहा होगा। मिसाल के तौर पे जो गरीब लोग हैं जो कि कम इनकम अर्न कर रहे हैं,
अगर उस पे 10% टैक्स है तो वो शख्स जो कि ज़्यादा इनकम अर्न कर रहा है उसके ऊपर 15% टैक्स होगा। मतलब एक तो वो ऑलरेडी अगर 10% भी पे करता है तो वो एक नॉर्मल पर्सन के एक लो अर्निंग पर्सन के कंपैरेटिवली वो ज़्यादा टैक्स पे कर रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद उसके ऊपर टैक्स का परसेंटेज भी बढ़ा दी जाती है ताकि वो उससे भी ज़्यादा टैक्स पे करे। तो ये इस वक्त जो है दुनिया के ज़्यादातर ममालिक में प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम जो है वो इस अप्रोच को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ज़्यादा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है टैक्स बर्डन की, कि ये थोड़ा सोशल जस्टिस टाइप जो है इससे जो है प्रोवोक होता है। लेकिन अगर हम इसी सेंस में दूसरी सेंस में इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ करें तो ये थोड़ा सा डीमोटिवेटिंग भी हो सकता है कि वो लोग जो कि ज़्यादा अर्न कर रहे हैं तो उनका ये कहना होता है कि हम तो अपनी मेहनत से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं तो हम क्यों ज़्यादा टैक्स दें। वो जो कम लोग अर्न कर रहे हैं वो कम अर्न कर रहे हैं, इसमें हमारी गलती तो नहीं है, तो वो भी ज़्यादा अर्न करें, ज़्यादा मेहनत करें, हम ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो हम ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। तो ऐसी जो है जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या ऐसे लोग हैं जो कि ज़्यादा अर्न कर रहे होते हैं, ये उनके लिए थोड़ा सा डीमोटिवेटिंग भी होता है। बहरहाल हर चीज़ के ज़ाहिर है कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो ये हमारे पास प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम था। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, काफ़ी ज़्यादा ममालिक जो है वो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम्स की तरफ जा रहे हैं। इसकी एग्जांपल्स हमारे पास यूएसए है और इंडिया है। फिर हमारे पास एक टैक्स सिस्टम आता है जो कि फ़्लैट टैक्स सिस्टम्स को कहा जाता है। इसके नाम से भी काफ़ी अंदाज़ा होता है। इसमें ममालिक जैसे पहले प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम में वो मुख्तलिफ जो है लेवल की इनकम्स के लिए मुख्तलिफ परसेंटेज इस्तेमाल कर रहे थे। फ्लैट टैक्स सिस्टम में ये होगा कि वो एक यूनिफॉर्म टैक्स रेट अप्लाई करेंगे। मतलब कि ऐसे नहीं होगा कि इनकम कम है तो कम टैक्स है, इनकम ज़्यादा है तो ज़्यादा टैक्स है, नहीं। हर शख्स के लिए जो है एक सेम किस्म का जो है टैक्स का परसेंटेज होगी, तो वो पे कर रहे होंगे, चाहे वो लो लेवल की अर्निंग कर रहे हैं चाहे वो हाई लेवल की अर्निंग कर रहे हैं। वो जिस तरह एक मिसरा है कि एक ही सफ़ में खड़े कर दिया तमाम महमूद व अयाज, तो ये सब को जो है सेम ट्रीट कर रहे होते हैं। मुख्तलिफ जो है कंट्रीज़ फ़्लैट टैक्स सिस्टम्स को भी अडॉप्ट करके चल रही हैं। रशिया बहुत बड़ी एग्जांपल है। फिर कज़ाकिस्तान के अंदर भी फ़्लैट टैक्स सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है। फिर अगर हम चलते हैं तो टेरिटोरियल टैक्स सिस्टम्स के अंदर ये ऐसा टैक्स सिस्टम है जिसके अंदर एक मुल्क जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी टेरिटरी के अंदर जो आप इनकम जनरेट कर रहे हो उसको सिर्फ टैक्स कर रहा होता है। वो वर्ल्ड वाइड आप जो इनकम अर्न कर रहे हो उसके ऊपर वो आपको टैक्स नहीं करेगा। तो मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स एक मुल्क में रह रहा है और वो किसी दूसरे मुल्क से भी अपनी इनकम जनरेट कर रहा है, वहाँ भी वो किसी किस्म की सर्विसेज दे रहा है या उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वो उसको जो है टैक्स नहीं करेंगे। सिर्फ जो आप अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर, उस मुल्क की जुरिस्डिक्शन के अंदर जो वो टैक्स इनकम अर्न करेगा इसके ऊपर सिर्फ उसको टैक्स करेंगे। सिंगापुर, माल्टा जो कि टैक्स हेवन्स भी कहा जाता है इनको, जहाँ पे टैक्स परसेंटेजेस बहुत कम है, ये टेरिटोरियल टैक्स सिस्टम्स को फॉलो कर रही हैं इस वक्त। ये तो मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्स मॉडल्स थे जो कि हमने अब तक स्टडी किए। अब जो है ममालिक क्या करते हैं कि आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि एक मुल्क है जैसे कि रशिया है या यूएसए है, या ये हमने सिंगापुर या माल्टा की एग्जांपल दी, कि आप एक जो टैक्स मॉडल मैंने बताया कि वो पूरा का पूरा जो उसका पूरा टैक्सेशन का सिस्टम है वो उस मॉडल के अंदर फिट आ जाए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब एक कंट्री है, हो सकता है वो अपना जो इनकम इनकम इंडिविजुअल्स की इनकम को जो टैक्स कर रहे हैं अपने इनकम उसको, उसके अंदर वो हो सकता है फ्लैट टैक्स सिस्टम को अप्लाई कर रहे हो, मतलब कि इंडिविजुअल्स की इनकम को वो एक फ्लैट लेवल पे टैक्स कर रहे हो, जबकि कॉर्पोरेट की इनकम को वो प्रोग्रेसिव टैक्स के हिसाब से टैक्स कर रहे हो। कुछ लोगों को वो जो है एग्जेम्पशंस दे रहे हो, कुछ को ना दे रहे हो। तो कई स्टेट्स में आपको नज़र आएगा कि अथॉरिटी है, अथॉरिटी कम है, कुछ के पास अथॉरिटी ज़्यादा होगी। तो एक इन टैक्स मॉडल्स को भी जो है ना उन्हें आपस में
इन सब को भी आपस में ऐसा नहीं है कि वो एक के अंदर फॉल कर रहे हैं, बल्कि नहीं, एक मिक्सचर सा नज़र आएगा। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसके बाद उसके अंदर एक टैक्स मॉडल की होगी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दूसरी टैक्स मॉडल की नज़र आएंगी। तो एक बहुत कॉम्प्लेक्स टैक्स का जो सिस्टम होगा वो एक कंट्री का होगा। इसकी अभी हम मुख्तलिफ मुल्क को जो है इसकी रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखते हैं टैक्सेशन सिस्टम्स की। 5 मुल्क को हम स्टडी करेंगे, जिसमें हमारे पास टॉप ऑफ द लिस्ट यूनाइटेड स्टेट्स होगा, जिसकी वजह कि ये दुनिया की सबसे बड़ी इस वक्त इकॉनमी है। इसके बाद हम स्टडी करेंगे चाइना को, क्योंकि वो दुनिया की सेकंड जो है सबसे बड़ी इकॉनमी है। फिर हम स्टडी करेंगे रशिया को। रशिया क्योंकि इनके बिल्कुल ऑपोजिट टैक्सेशन सिस्टम लेके चल रहा है। फिर हम स्टडी करेंगे स्विट्ज़रलैंड को, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड एक टैक्स हेवन है, जिसको कहा जाता है कि दुनिया में टैक्स हेवन ऐसे ममालिक जहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा टैक्स रेट्स होते हैं, कम टैक्स रेट्स होते हैं, और वो एक फेवरेबल सी टेरिटरीज़ हैं। वहाँ पे लोग अपने प्रॉफिट शिफ्ट करते हैं ताकि उनको टैक्स रेट कम लेना पड़े और वो ज़्यादा वहाँ से अर्न करें। फिर एस्तोनिया को हम स्टडी करेंगे। एस्तोनिया को स्टडी करने की ये रीज़न होगी कि वो इस वक्त तकरीबन पिछले 10 सालों से वो दुनिया की टॉप रैंकिंग पे आ रहा है कि पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट टैक्सेशन का जो सिस्टम है वो एस्तोनिया का है। इस वजह से हम उसको स्टडी करेंगे। पहले हम इनको थ्योरेटिकली देख लेंगे सेपरेटली, अलग हर मुल्क को। फिर हम इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे इन द शेप ऑफ ग्राफ्स। इनको इकट्ठा करके इनके हम टैक्स रेट्स देख लेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि इनकी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। जो हमने हमारे टैक्सेशन सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स हैं, जो हमने कहे थे कि एक क्या क्या टैक्सेबल एंटिटीज़ हैं, टैक्स रेट्स, टैक्स की जो टाइप्स हैं और टैक्स रेट्स क्या हैं, और फिर टैक्स की जो एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। ये तीनों चीज़ें हम इसकी हर मुल्क की स्टडी करेंगे। तो अगर यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ चलें, तो यूनाइटेड स्टेट्स एक प्रोग्रेसिव टैक्स के मॉडल को लेके चलता है, जो ओवरऑल इसका सिस्टम है। फिर ये प्रोग्रेसिव के साथ साथ एक फेडरल टैक्स मॉडल को भी लेके चलता है, यानी कि ये फेडरल लेवल पे भी टैक्स कर रहा होता है और स्टेट लेवल पे भी टैक्स कर रहा होता है। फिर अगर हम कहें कि जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो टैक्सेशन का सिस्टम है ना, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। मतलब कि इसमें टैक्स के जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उसकी बहुत ज़्यादा अथॉरिटीज़ हैं, मल्टीपल लेयर्स हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहले जो है एक इनकी फेडरल लेवल पे जो इदारा बना हुआ है सबसे बड़ा, जो कि टैक्स कर रहा है। फिर उसके बाद जो है इनके यहाँ 50 क्योंकि स्टेट्स हैं ना यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, तो हर स्टेट की के पास भी अथॉरिटी है। स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पे अथॉरिटीज़ बनी हुई हैं जो कि टैक्स कलेक्ट भी कर रही हैं, टैक्स रेट भी डिटरमिन कर रही हैं। 2 लेयर्स ये होगी। फिर स्टेट के बाद भी मुख्तलिफ काउंटीज़ या मुख्तलिफ टाउन्स जो होते हैं, उसके अंदर भी टैक्सेस जो हैं वो, जैसे पार्किंग टैक्सेस, इस तरह के टैक्सेस जो हैं वो टाउन्स के अंदर भी कलेक्ट हो रहे हैं। मतलब तकरीबन 3 लेयर्स हैं हमारे पास टैक्सेशन की यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। एक सबसे पहले फेडरल लेवल, फिर स्टेट लेवल, और फिर उसके बाद म्यूनसिपैलिटीज़, यानी कि बिल्कुल जो काउंटीज़ या टाउन लेवल पे आप चले जाते हो। जो फेडरल जो इनके पास इदारा है उसका नाम है इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज, IRS, जो कि टैक्सेस कम्प्लीटली जो है टैक्सेस कलेक्ट कर रहे हैं। फिर हर स्टेट के पास, जैसे कि हमने बात की कि हर स्टेट के पास बिल्कुल इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है कि वो चार्ज भी करे टैक्सेस, और फिर उसके अलावा टैक्स रेट्स भी डिटरमिन करे। और जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके पास कोई राइट नहीं है कि वो इंटरफेयर करे स्टेट के जो लेवल पे जो टैक्सेशन हो रही है उसके अंदर। हर और इवन के अभी 50 स्टेट्स हैं ना, तो इन 50 स्टेट्स के अंदर भी एक स्टेट का जो टैक्सेशन का रेट्स हैं वो दूसरी स्टेट से मुख्तलिफ हैं। मतलब इन सब 50 स्टेट्स के आपस में भी सेम वो नहीं है, अलग अलग हर उसका अलग अलग वो है। फिर उनके अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के जो जुरिस्डिक्शंस हैं, वो उनकी जो है जैसे काउंटीज़ या टाउन्स हैं, उनकी भी एक दूसरे से मुख्तलिफ किस्म के रेट्स हैं टैक्सेस के। तो ये बहुत ज़्यादा जो मल्टीपल लेवल और एक बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म का जो है टैक्सेशन का सिस्टम बन जाता है, टैक्स का स्ट्रक्चर बन जाता है यूनाइटेड स्टेट्स का। जिस तरह हमने बात की, ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं, 3 फेडरल, स्टेट और लोकल, 3 इनके यहाँ जो लेयर्स है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की। फिर अगर हम इनके टैक्स टाइप्स की तरफ चलें और टैक्स रेट्स की तरफ चलें और क्या क्या रेट हैं उन टैक्सेस के, तो
अगर हम सबसे पहली चीज़ का जिक्र करें, जो एक पर्सन की इनकम पे टैक्स लगता है, पर्सनल इनकम टैक्स। तो जो एक शख्स का जो पर्सनल इनकम टैक्स है वो डिपेंड करता है कि वो किस स्टेट में रह रहा है और वो किस रीजन का जो है वो पार्ट है। क्योंकि जो एक पर्सन की जो इनकम होगी ना, उसके ऊपर जो है तीन किस्म के जो हैं कंपोनेंट्स हैं जो कि डिटरमिन कर रहे होंगे कि इसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा। पहला, जैसे कि हमने तीन उसकी बात की, तीन लेवल्स की, इसी तरह इसमें भी तीन उसमें कंपोनेंट्स जो है मिलके एक पर्सन की इनकम के ऊपर टैक्स तय करेंगे कि कितना टैक्स इसके ऊपर लगना है। अब जो फेडरल टैक्स है, फेडरल टैक्स जो है वो कुछ पोर्शन जो है एक पर्सन की इनकम का जो है वो तय कर रहा होगा। वो एक फिक्स अमाउंट होगी जो कि फेडरल के पास जा रही होगी, इनके जो हुकूमत का, गवर्नमेंट फेडरल के जो ख़जाने होंगे। और जो पर्सनल इनकम टैक्स जो है, यानी जो एक शख्स की इंडिविजुअल की इनकम पे जो टैक्स लगाया जाता है, पूरी जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसका जो हुकूमती ख़जाना है, उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो कंट्रीब्यूट कर रही है ना, जो उसको भर रही है, वो ये पर्सनल इनकम टैक्स है। यानी जो कि एक शख्स की इनकम के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि यूनाइटेड स्टेट्स जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इस वक्त इकॉनमी है, उसका जो ख़जाना है उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो कंट्रीब्यूट कर रही है वो है एक पर्सनल इनकम टैक्स, जो एक शख्स की इनकम के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। तो एक तो ये चीज़ हो गई कि एक उनके एक जो पर्सन का इनकम टैक्स है उसके ऊपर एक फेडरल जो टैक्स है, एक पोर्शन उसका होगा। फिर अब ये हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्स ब्रैकेट्स आ गए हैं कि ये जो फेडरल जो उस एक शख्स के ऊपर इनकम टैक्स लगा रही है वो किस हिसाब से उसको परसेंटेज कर रही है। अगर आप देखें तो ये मुख्तलिफ परसेंटेज हैं। ऐसा नहीं है कि हर शख्स के ऊपर एक ही परसेंटेज के साथ उसने टैक्स लगा दिया, नहीं। जैसे कि हमने जिक्र किया था, क्योंकि इनका प्रोग्रेसिव है सिस्टम, तो ये देखें आप परसेंटेजेस इंक्रीज करती जा रही है जैसे जैसे इनकी ये टैक्स ब्रैकेट बढ़ रही है। तो 11,000 तक, अप टू 11,000, यानी 11,000 तक जो वो टैक्स रेट है वो 10% है। फिर 11,000 से लेके 44,000 तक जो टैक्स रेट है वो 12% है। फिर इससे ऑनवर्ड यहाँ तक 22% है। और ये इस तरह इंक्रीज करती जा रही है प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम होने की वजह से। अब ये चीज़ देखें कि एक तो आपको ये टैक्स आ रहे हैं, फिर उसके अलावा अगर हेड ऑफ हाउस होल्ड एक टैक्स फाइल करता है उसके लिए अलग है टैक्स रेट। अगर एक सिंगल शख्स टैक्स फाइल करता है उसके लिए अलग है टैक्स ब्रैकेट। मैरिड पर्सन अगर इकट्ठे जो कपल है वो अगर जॉइंटली मिल के अगर अपनी जो इनकम है उनको मिला के एक ही बार टैक्स फाइल कर रहे हैं, उसकी टैक्स ब्रैकेट्स अलग आपको नज़र आएंगी। अगर मैरिड जो लोग हैं, कपल्स, मियाँ और बीवी अलग अलग टैक्स फाइल करते हैं, उसकी टैक्स ब्रैकेट्स आपको अलग नज़र आएंगी। मतलब कि इतना ये एक कम्प्लेक्स सा जो है सिस्टम बना हुआ। सिर्फ फेडरल की ये भी बात हो रही है कि फेडरल जो है सिर्फ इंडिविजुअल इनकम टैक्स पे किस तरीके से टैक्स आयद कर रही है, आपको उसका जो है वैल्यूज़ फिगर्स नज़र आ रही हैं। इसके बाद चलते हैं, जैसे कि हमने कहा कि पर्सनल की पहली चीज़ तो ये होगी वो जो फेडरल उसके ऊपर टैक्स आयद कर रहा है। दूसरी चीज़ ये आके टैक्सेस ऑन इनकम कलेक्टेड बाय स्टेट, कि उसके इनकम का सब कुछ परसेंट जो है वो स्टेट भी उसमें से कलेक्ट कर रहा होगा। अब इसमें ये चीज़ भी आ जाती है कि कुछ स्टेट्स जो हैं वो अपने रेजिडेंट्स को स्टेट इनकम टैक्स से जो है वो एग्जेम्प्ट कर देते हैं कि आप जो है टैक्स स्टेट को इनकम टैक्स में से आप अपना पोर्शन ना पे करें। ऐसे टैक्सेस जो कि ये काम कर रही हैं वो उनके ये हमारे पास नाम है, अलास्का, फ्लोरिडा, टेक्सास, वायमिंग, और ये कुछ है, कुछ मैंने नाम लिखे हैं इसमें जो कि अपने स्टेट्स के रेजिडेंट्स को सेपरेटली फेडरल के अलावा स्टेट इनकम टैक्स उनसे कलेक्ट नहीं करती हैं। अब कुछ स्टेट ऐसी भी हैं जो कि उनको कर रही हैं, टैक्स कर रही हैं, स्टेट इनकम टैक्स उनको कर रही हैं। वो अब उनमें कुछ स्टेट ऐसी भी हैं जो कि फ्लैट रेट पे उनको टैक्स कर रही हैं, कुछ ऐसी भी हैं जो कि प्रोग्रेसिव रेट पे भी उनको टैक्स कर रही हैं। इस तरह से फेडरल उसको प्रोग्रेसिव रेट पे टैक्स कर रहा है। फिर एक ये तो दो लेवल हो गई पर्सन की इनकम पे टैक्सेशन की। तीसरा लेवल जो है वो कम्युनिटी टैक्स या लोकल टैक्स पे, जो बिल्कुल आप छोटे लेवल पे आ जाओ, उस वो भी उसको एक पर्सन की इनकम को टैक्स कर रहे हैं। लेकिन ये भी डिफ़र करते हैं, कहीं पे नहीं हैं, कहीं पे हैं, जहाँ पे हैं फिर उनके रेट्स भी अप डाउन्स हैं।
तो ये 3 चीज़ें जो हैं मिलके एक पर्सन की इंडिविजुअल जो इनकम टैक्स है उसको ये टैक्स करते हैं यूएस के अंदर। फिर दूसरी जो हमारे पास बड़ी टाइप आ जाती है वो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है, यानी कि जो कंपनीज़ हैं जो यूएस के अंदर काम कर रही हैं उनकी जो इनकम जनरेट होती है ये उनको टैक्स करते हैं। एक फ्लैट रेट इन्होंने रखा हुआ है कि उसको 21% जो है इन्होंने टैक्स जो है उन्होंने लगाना है। जो वो प्रॉफिट शो कर रहे हैं कि जो उन्होंने इनकम अर्न की है कंपनी ने उसको ये 21% के हिसाब से टैक्स करेंगे। वो ये चीज़ नहीं देखेंगे कि इनकी इनकम कितनी है, थोड़ी है, कम है। वो मुख्तलिफ टैक्स ब्रैकेट्स नहीं बनी हुई, जैसा कि आपको पीछे मुख्तलिफ टैक्स ब्रैकेट्स नजर आई थी कि अगर एक शख्स लो अर्न कर रहा है तो उसके लिए अलग, एक के लिए ज़्यादा नहीं, एक फ़्लैट रेट है इन सब के लिए। फिर एक ये बात है कि फेडरल गवर्नमेंट ये लगा रही है, फिर स्टेट और जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं भी जो है इनके ऊपर टैक्स लगा सकती हैं। मतलब एक अगर एक जनरल रेंज रखें कि कितना है तो वो 1% से 12% के बीच में जो है एक स्टेट जो है वो कॉरपोरेट्स को जो है उनकी इनकम पे टैक्स कर रही है इस वक्त। फिर अगर हम चलते हैं कंजप्शन टैक्सेस की तरफ, का क्या होते हैं हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो वीएटी या जीएसटी को जो कि हमने कहा था वो यूएसए के अंदर नहीं है, क्योंकि बेसिकली अगर हम वीएटी या जीएसटी के ना होने की वजह देखें तो एक कॉर्पोरेट है अगर वो अपनी इनकम पे भी टैक्स पे कर रही है, फिर वो अपने प्रोडक्शन के हाँ हर स्टेप पे भी अगर टैक्स पे कर रही है तो एक किस्म का उस कॉर्पोरेट को डबल टैक्सेशन हो रही है ना। कि एक तो वो क्या कर रही है कि अपनी इनकम पे भी टैक्स पे कर रही है, फिर वो जो प्रोडक्शन कर रही थी गुड्स को एक फिनिश्ड फॉर्म में ला रही थी, उनके अंदर वैल्यू ऐड कर रही थी, उसमें भी जब उसने वो पे करना है तो वो एक किस्म की डबल टैक्सेशन हो जाती है। उसके लिए ममालिक क्या करते हैं कि आप जैसे जैसे आप जो इनकम पे अपनी टैक्स पे करोगे, फिर उसके बाद जो दूसरा जीएसटी या वीएटी आपने पे करना है, फिर इन दोनों को आपस में वो कंपेयर करके उस कॉर्पोरेट को जो है एक टैक्स का ना थोड़ा आप ऐसे समझ लें टैक्स क्रेडिट दे देते हैं कि वो उनको छूट दे देते हैं कि अगर आपने दो दो जगहों पे इनकम टैक्स को आप पे करने की जगह एक जगह पे कर दें तो वो थोड़ा कम्प्लेक्स बन जाता है ना। तो उस बर्डन को रिमूव करने के लिए ये क्या करते हैं यूएसए के अंदर सिर्फ जो है सेल्स टैक्स लगाया जाता है, ये वीएटी या जीएसटी को नहीं लगाते हैं ताकि ये इस जो है इस बर्डन से बचा जा सके। जो स्टेट सेल्स टैक्स है वो इंडिविजुअल स्टेट्स लगाते हैं, वो फेडरल स्टेट का उससे लेना देना नहीं है। और वो भी जो है आप देखेंगे कि मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली स्टेट की इनकी अथॉरिटीज़ अलग हैं तो मुख्तलिफ किस्म के इनके रेट्स हैं। 2.9% भी आपको नज़र आ रहा है कोलोराडो में, 9.55% भी आपको नज़र आ रहा है लॉइजीनिया में। तो ये मुख्तलिफ किस्म के जो हैं रेट्स हैं जो कंजम सेल्स टैक्स पे वो लगाते हैं यूएसए के अंदर, जो कि ट्रीट किए जा रहे हैं। फिर कैपिटल टैक्स रेट, कैपिटल की जो इनकम, कैपिटल का जो गेन, ये एसेट्स को यानी कि सेल करने से आप जो गेन कर रहे हो उनको ये एज एन ऑर्डिनरी इनकम टैक्स करते हैं, उनको वो अलग से जो है वो सेपरेटली उसको टैक्स नहीं कर रहे होते। मतलब को एज ए ऑर्डिनरी इनकम ही ट्रीट की जाती है, अलग से उसके लिए टैक्स रेट नहीं है, उसी के अंदर ही जो है ये आपका आ जाएगा और उन्हीं परसेंटेजेस के हिसाब से ये उसके अंदर ही ट्रीट किया जाएगा। फिर प्रॉपर्टी टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स में हमारे पास जो है वो भी स्टेट के हिसाब से चेंज होता रहता है। 1.1% से लेके 2.46% या 0.29% भी है, लेकिन वो जो एक स्टैंडर्ड टाइप है ना जो आप कह सकते हैं वो 1.11% है। मुख्तलिफ स्टेट्स में ये चेंज भी हो सकता है। 0.29% भी आपको नज़र आ रहा है, 2.46% भी नज़र आ रहा है, क्योंकि इनके स्टेट के पास अथॉरिटी है ना और फेडरल इनके स्टेट के उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, तो ये आपको इसमें वेरिएशंस नज़र आएंगी। फिर हम चलते हैं हमारी दूसरी कंट्री जो कि हमने सेलेक्ट की है चाइना की तरफ। तो चाइना एक यूनिटी टैक्सेशन सिस्टम इसका है और इसके साथ साथ एक प्रोग्रेसिव टैक्स रेट सिस्टम ये इसने अपना स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। और क्योंकि एक यूनिटी टैक्सेशन स्टेट है तो सिर्फ एक ही अदारा जो कि है स्टेट टैक्सेशन एडमिनिस्ट्रेशन एसटीए, उसके बाद सबसे ज़्यादा अथॉरिटी है
इससे पहले इनके पास 2018 से पहले पहले लोकल लेवल पे भी कुछ जो थे अथॉरिटीज़ थी टैक्स एजेंसीज के पास, लेकिन 2018 के बाद से इस एक इदारे ने जो है मुकम्मल तौर पे अथॉरिटी ले लिया हर किस्म की टैक्स रेट डिटर्मिनेशन की और टैक्स कलेक्शन की, टैक्स कंप्लायंस की। इन्होंने प्रोविंशियल, म्यूनसिपल और काउंटी लेवल पे जो है ब्रांचेस अपनी बनाई हुई हैं, और एक ही जो इदारा है ये पूरा उसको एडमिनिस्टर कर रहा है टैक्सेशन के सिस्टम को चाइना के अंदर। और चाइना जो, अब अगर टैक्स रेट्स की बात करें और टाइप्स की तरफ जाएं तो इंडिविजुअल इनकम टैक्स रेट जो चाइना के अंदर है वो ये, क्योंकि प्रोग्रेसिव इनका सिस्टम है तो इन्होंने 7 टायर्स बनाए हुए हैं, 7 किस्म की जो है टैक्स ब्रैकेट्स बनाई हुई हैं मुख्तलिफ लेवल के अर्निंग्स जो कि लोग कर रहे हैं उनको टैक्स करने के लिए, और जो इंडिविजुअल्स हैं उनको उनकी वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स किया जाता है। अब अगर इनके टैक्स ब्रैकेट्स देखें जो इन्होंने टायर्स बनाए हुए हैं तो इसमें आप देखेंगे कि वो लोग जो कि 36,000 जो कि इनकी करेंसी है युआन, उससे अगर कम अर्न कर रहे हैं तो उनके लिए टैक्स रेट 3% है। जो इस ब्रैकेट में फॉल कर रहे हैं उनके लिए 10% है। इसी तरीके से मुख्तलिफ रेट्स हैं जो कि मुख्तलिफ टैक्स ब्रैकेट्स के लिए उन्होंने डिटरमिन किए हुए हैं, और ये अगर आप इससे ज़्यादा कर रहे हो तो 45% मैक्सिमम जो है इनका रेट जाता है, 45% तक ये लोगों को टैक्स कर रहे हैं। फिर अगर कॉर्पोरेट इनकम टैक्स की तरफ जाएं तो वो जो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है एक फ़िक्स रेट ये अप्लाई कर रहे हैं 25% के अंदर। तो इस चीज़ को देखें कि जिस तरह से हमने जिक्र किया था कि टैक्स मॉडल्स भी कंट्रीज़ के अंदर जो है ना प्रॉपरली एक टैक्स मॉडल को नहीं फॉलो कर रहा होगा। आप देखें चाइना जो है एक यूनिटरी टैक्सेशन मॉडल को फॉलो कर रहा है, फिर उसके बाद इसके साथ ये प्रोग्रेसिव को भी फॉलो कर रहा है। अब देखें तो जो इंडिविजुअल इनकम टैक्स है उसमें तो हमने देखा कि 60 टायर्स इन्होंने बनाए हुए हैं और प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है इंडिविजुअल इनकम रेट के लिए। लेकिन अगर आप कॉर्पोरेट इनकम टैक्स की तरफ आएँ तो इसमें आप देखें कि इन्होंने यहाँ पे फिक्स्ड और फ्लैट रेट रख दिया है कॉर्पोरेट्स के लिए 25% का। तो मतलब कि ये इतना कॉम्प्लेक्स है, एक टैक्स स्ट्रक्चर होता है हर कंपनी का, वो एक टैक्स मॉडल पे भी पूरा नहीं आप उसको फिट कर सकते कि ये एक टैक्स मॉडल के अंदर ये पूरा आ रहा है। तो अब इसको देखें, अब 25% इनका फ्लैट रेट है, लेकिन जो नॉन रेजिडेंट इनके एंटरप्राइजेस हैं यानी कि जो बाहर से जो एंटरप्राइजेस आ रही हैं चाइना के अंदर, उनको ये चाइना की इनका जो चाइना के अंदर वो जो इनकम कमा रहे हैं उसके ऊपर ये इसको टैक्स करते हैं 20%। अब इस चीज़ को देखें कि जो इनकी अपनी है उनको ये 25% कर रहे हैं, और इससे यानी कि अपने यहाँ जो है बुलाने के लिए, ताकि अट्रैक्ट करने के लिए अपनी तरफ उनको ये टैक्स रेट कम टैक्स पे उनको टैक्स कर रहे हैं ताकि इनकी तरफ जो है लोग इन्वेस्टमेंट करें, वहाँ जाके एंटरप्राइजेस बनाए। तो जिस तरह का आपने भी देखा भी पिछले अरसे में चाइना की तरफ बहुत ज़्यादा जो है अभी लेबर सस्ती है, फिर ये टैक्स रेट उन्होंने 20% रख कर दिया, उनके लिए कम कर दिया बजाय इसके कि जो उनकी अपनी वो है 25% से स्टैंडर्ड रेट से। तो इस वजह से, और लेबर भी सस्ती है, और भी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है चाइना के अंदर मूव कर रहे हैं जो है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, और बहुत बड़ी मार्केट बन गई है उसकी। और दूसरी चीज़ ये देखेंगे कुछ ऐसे भी कैटेगरीज़ हैं जैसे कि हमने कहा था कि टैक्सेशन सिस्टम को एज ए टूल इस्तेमाल किया जा सकता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट कुछ सर्टन जो है इंडस्ट्री के ऊपर जो है 15% का रेट भी अप्लाई कर रही है, जैसे कि हाई टेक के जो इनके इंटरप्राइजेज हैं, ताकि उसको वो बूस्ट करें, उसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो ताकि लोग उसकी तरफ ज़्यादा वो अट्रैक्ट हों। फिर अगर हम विद होल्डिंग टैक्स की बात करें तो विद होल्डिंग टैक्स इनका रेट जो है वो 10% है, जो कि ये फॉरेन इंटरप्राइजेज के लिए भी 10% जो है लगा रहे हैं। अगर वैल्यू एडेड टैक्स की तरफ बात करें तो ये वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो लगा रहे हैं। जो इनका स्टैंडर्ड रेट है वैल्यू एडेड टैक्स के लिए वो 13% है, लेकिन ये भी डिफ़र करता है 3%, 6%, 9%, 13%। स्टैंडर्ड जो है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स पे हो सकता है 3% हो, कुछ पे 6, कुछ पे 9, मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होती हैं जिनमें ये एग्जेम्पशंस दे देते हैं। हो सकता है वो मेडिकल की कुछ हों या तालीम के रिलेटेड शायद बुक्स हों या कुछ इस तरह की चीज़ पे, तो वो जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो नॉर्मली एग्जाम्पशन दे देती होती है, लेकिन स्टैंडर्ड जो इनका रेट है वो 13% है। रियल एस्टेट टैक्स की अगर बात करें
तो वो ये 1.2% लगाते हैं। जो भी एक बिल्डिंग की ओरिजिनल वैल्यू है उसके ऊपर जो है 1.2% का ये टैक्स जो है वो इम्पोज करते हैं। फिर कैपिटल गेन टैक्स जो है वो ये एज ऑर्डिनरी इनकम नहीं ट्रीट करते उसको, ये सेपरेटली एक फ्लैट रेट 20% पे जो है उसको ये टैक्स कर रहे हैं जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है। तो अब अगर हम चलें रशिया की तरफ, जो हमारी थर्ड कंट्री है, तो रशिया जो है, रशिया भी एज ए यूनिटरी स्टेट जो है वो फंक्शन कर रहा है। जो है इसका जो टैक्स सिस्टम है वो, लेकिन आपको चाइना और यूएसए का ऑपोजिट नज़र आएगा, क्योंकि वो प्रोग्रेसिव टैक्स रेट्स यूज़ कर रहे थे, जबकि रशिया जो है वो फ्लैट या रेग्रेसिव, कुछ कुछ जगहों पे फ्लैट है इसका और कुछ जगहों पे रिग्रेसिव है। यानी कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका टैक्स रेट कम होता जाएगा। प्रोग्रेसिव का ऑपोजिट रिग्रेसिव टैक्स रेट्स भी कुछ जगहों पे ये यूज़ कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल उनके जो है ऑपोजिट चल रहा है इस चीज़ में। तो अगर आप इसमें देखें क्योंकि तो ये बहुत ज़्यादा जो रशिया है सेंट्रलाइज किस्म की स्टेट है, और ये हैविली जो है ये रिलाई कर रही है, जो इसके यहाँ ऑयल और नेचुरल गैस के जो कॉरपोरेशन हैं बहुत ज़्यादा जो है वहाँ से इसके पास रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है उसमें से वो गवर्नमेंट ही ऑन कर रही हैं ज़्यादा, जो कॉरपोरेशन है जो कि ऑयल या उसमें गैस में काम कर रही हैं। तो और रशिया जो है वो एक वर्ल्ड वाइड इनकम को टैक्स कर रहा होता है, ये टेरिटोरियल टैक्स सिस्टम नहीं अपनाता। और इनके यहाँ जो एक क्योंकि एक यूनिटरी स्टेट है, तो जो एक सिंगल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की अथॉरिटी है जिसके पास वो इनका फेडरल लेवल पे फेडरल टैक्सेशन सर्विस FTS एक अदारा है जो उसको देखता है। और ऐसा है कि इसमें एक तो ये फेडरल लेवल का इदारा हो गया, फिर इसके बाद जो है लोकल टैक्स इंस्पेक्टरेट्स भी बने हुए हैं रीजनल लेवल पे, जो कि टैक्सेस को सिर्फ कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको जो है बहुत लिमिटेड किस्म की अथॉरिटी दी हुई है। डिटर्मिनिंग टैक्स रेट्स के टैक्स रेट वो डिटर्मिन नहीं कर सकते, अगर कर सकते हैं तो बहुत ही मामूली किस्म की उनके पास मखसूस जो है कई जगहों पे उनके पास अथॉरिटी है कि वो टैक्स रेट अपनी मर्जी से डिटरमिन करें, अदरवाइज़ वो सिर्फ और सिर्फ टैक्सेस जो है उनको कलेक्ट कर रहे होते हैं। टैक्स टाइप्स और परसेंटेजेस की तरफ आए तो इंडिविजुअल पे जो है वो फ्लैट 13% ये लोग इन्होंने लगाया हुआ है रेजिडेंट्स के लिए, और जो नॉन रेजिडेंट्स हैं उनके लिए ये 30% यूज़ कर रहे हैं। मतलब कि जो लोग बाहर से आए हुए हैं रेजिडेंट नहीं है उनको ये डबल से भी ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। 13% के अगर आप कंपेयर करें 30% बहुत ज़्यादा है 13% के। तो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स की तरफ अगर जाएं तो जो इनका उसका भी फ्लैट है, क्योंकि तो वो 20% है, जिसमें से 2% इसमें है कि वो फेडरल गवर्नमेंट को चला जाता है, और 18% चला जाता है वहाँ की जो रीजनल जो उस इलाके की एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पास चला जाता है। विद होल्डिंग टैक्स की अगर बात करें तो मुख्तलिफ़ किस्म की विद होल्डिंग टैक्स जो है वो मुख्तलिफ उस पर मुख्तलिफ़ किस्म का है। अर्निंग्स पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में 15%, इंटरेस्ट रॉयल्टीज़ वगैरह पे आप 20% आपको नज़र आएगा। डबल टैक्स ट्रीटी वो हो सकता है अगर डबल टैक्स ट्रीटीज़ है कई ममालिक के दरमियान, तो उसकी वजह से मुमकिन है कि उनको उस पर किसी किस्म की एग्जम्पशन भी मिल जाए, पर 15% जो है ये स्टैंडर्ड जो है इनका यही है। कैपिटल गेंस टैक्स की तरफ अगर जाएँ तो ये चाइना की तरह इसको सेपरेटली टैक्स नहीं कर रहा है, बल्कि जिस तरह से US कर रहा है उसी तरह सेम तरीके से उनको अंडर जो है ऑर्डनरी जो उनकी इनकम टैक्सेस होती है उसी के अंदर इसको टैक्स कर रहे हैं। वैल्यू एडेड टैक्स की बात की जाए तो इनके यहाँ जो फेडरल रेवेन्यू का सबसे लार्जेस्ट सोर्स है वो वैल्यू एडेड टैक्स है, जबकि US में आपने देखा था कि वो इंडिविजुअल इनकम टैक्स था। जो इनके यहाँ स्टैंडर्ड रेट है VAT का वो 20% है। कुछ स्पेशल कैटेगरीज पे इन्होंने टैक्स टैरिफ्स लो किए हुए हैं, टैक्स रेट कम है, जिस पे आपके पास एग्जांपल है फूड स्टफ्स, चिल्ड्रन सप्लाईज वगैरह। और एक्सपोर्ट्स की जो ट्रांजैक्शन है अगर आप उसको देखें तो उन्होंने बिल्कुल ज़ीरो VAT, ताकि अपने जो है एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करें। प्रॉपर्टी टैक्स की तरफ अगर मूव करें तो 2.2% का स्टैंडर्ड रेट जो है ये इम्पोज किया हुआ है उन्होंने, कलेक्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टी से रशिया जो है। इसके बाद स्विट्ज़रलैंड जो कि एक फेमस टैक्स हेवन है, इस चीज़ के लिए मशहूर है कि वहाँ के टैक्स रेट सबसे कम हैं।
टैक्सेस के हिसाब से बहुत एक अच्छी जगह है, उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। इनके यहाँ एक टैक्स प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम का टैक्स स्ट्रक्चर है, और इनका जो टैक्स का स्ट्रक्चर है उसमें 3 लेवल्स की जो है वो गवर्नमेंट्स जो है अथॉरिटीज़ हैं टैक्स कलेक्ट करने की। एक फेडरल लेवल पे है, फिर एक कैंटोनल लेवल पे है, और एक म्यूनिसिपल लेवल पे है। बिल्कुल सेम उसी तरह जिस तरह से आपने यूएस में देखा था कि 3 लेवल पे जो थी टैक्स अथॉरिटीज़ आपको नज़र आई थी यूएस के अंदर। सेम इज़ द केस हियर इन स्विट्ज़रलैंड। लेकिन स्विस का जो फेडरल टैक्स लॉ है स्विट्ज़रलैंड का, वो थ्रू आउट है यूनिफॉर्म। बट जैसे वहाँ पे मुख्तलिफ 50 स्टेट्स ने हर उसने अपने सेपरेट लॉज रखे हुए थे, वैसे यहाँ पे भी इन्होंने 26 कैंटन्स जो हैं इनकी, उन्होंने अपने अपने सेपरेट जो है लॉज और कैंटन टैक्सेस के रेट्स रखे हुए हैं। और यहाँ पे बहुत हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी है इन कैंटोनल और कम्युनल अथॉरिटीज़ के पास। जो है बहुत ज़्यादा उनको इख्तियारात हैं टैक्स रेट्स डिटरमिन करने के और टैक्स के मुताबिक जो है स्टेप्स लेने के। इंडिविजुअल इनकम टैक्स रेट की अगर बात करें तो ऑब्वियसली क्योंकि मल्टीपल लेयर्स ऑफ टैक्सेशन है, तो उसको फेडरल लेवल पे भी, फेडरल गवर्नमेंट पे भी इसको लेवी किया जाता है और कैंटन लेवल पे भी किया जाता है। तो एक कॉम्बिनेशन बनेगा ना दोनों का, फिर उस हिसाब से इसकी टैक्स कैलकुलेशन होगी। और टैक्स जिस तरह से पहले जैसे हमने देखा था कि मुख्तलिफ टैक्स ब्रैकेट्स थी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के यूएस के अंदर या चाइना के अंदर, बिल्कुल इसी तरह स्विट्ज़रलैंड के अंदर भी मुख्तलिफ किस्म की टैक्स ब्रैकेट्स बनी हुई हैं जो उसके अंदर वो उस हिसाब से उसको टैक्स करते हैं, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को करते हैं, फॉलो करते हैं। अब ये चीज़ देखें, इसकी एग्जांपल है कि 11.5% फेडरल टैक्स एक सिंगल पर्सन तब पे करेगा जब वो तकरीबन 7,70,000 रुपीज़ कमा रहे हैं, तब एक सिंगल टैक्स पेयर 11.5% पे करेगा। लेकिन अगर मैरिड या सिंगल पेरेंट्स हैं तो वो 11.5% का टैक्स रेट तब पे करेंगे जब वो तकरीबन 9 लाख रुपए कमा रहे हों। तो अगर सिंगल पर्सन है जिसकी शादी नहीं हुई हुई, वो तकरीबन 7,70,000 रुपये कमाने पे 11.5% पे कर रहा है। लेकिन अगर शादीशुदा या सिंगल पेरेंट्स हैं, वो मतलब शादी के बाद अगर एक बंदा तकरीबन 9,12,000 तक जब तक नहीं कमा लेता, तब तक उसके ऊपर ये टैक्स रेट अप्लाई नहीं होगा। ये एक इसकी एग्जांपल है। अब ये हमारे पास ये टैक्स ब्रैकेट्स आ जाती हैं सिंगल टैक्स पेयर्स की। ये सिर्फ सिंगल टैक्स पेयर्स की, यानी वो टैक्स पेयर्स जिनकी शादी नहीं हुई हुई, ये उनकी टैक्स ब्रैकेट्स हैं। जिनकी हुई भी है, फिर जो अलग रह रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा जो है इसके अंदर जो है कम्प्लेक्सिटी है इसके अंदर। अब इसको देखें, 14,800 तक सॉरी, ये 14,800 तक की सैलरी वाले बंदे को टैक्स कर ही नहीं रहे हैं, उसके लिए टैक्स रेट नहीं है। इनका टैक्स ब्रैकेट शुरू हो रही है 14,000, इससे अगर आप इसके बीच में कमा रहे हो तो आपके लिए ये टैक्स रेट है। द सेम वे इस ब्रैकेट के अंदर आपके लिए ये टैक्स रेट है, फिर इसी तरह इंक्रीज़ होता जाता है और ये मैक्सिमम जा रहा है 11.5% तक आप ये टैक्स रेट पे कर रहे हो। सिंगल पर्सन की अभी बात हो रही है कि एक सिंगल टैक्स पेयर जो है वो इस रेट पे, इस इनकम तक अगर वो पहुंच जाता है तो वो इस परसेंटेज का फिर वो टैक्स पे किया करेगा। अब क्योंकि हमने सिर्फ एक आइडिया देना है, अब तो हम पूरा हर उसके टैक्स ब्रैकेट को यहाँ पे इस वक्त स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए सिर्फ एक उसको चूज़ किया गया है, फिगर्स आपके साथ शेयर की गई हैं। फिर अगर टैक्स रेट्स की तरफ जाएँ, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स की, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स जो है कहा जाता है कि एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है बहुत ज़्यादा फॉरेन बिजनेस इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि ये एक फ़्लैट रेट पे टैक्स कर रहा है और इसका फ्लैट रेट कितना है 8.5%। अगर इससे पहले आपने चाइना देखा तो वो दे रहा था, मतलब अपनी जो कंट्रीज है उसको 25% कर रहा है, बाहर वालों को बेशक 20% कर रहा था, लेकिन वो भी ये कितना कर रहे हैं 8.5%, मतलब इतना कम जो है ये टैक्स पे कर रहे हैं, टैक्स लागू कर रहे हैं जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उसके उन पे, उनके इनकम पे, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स पे। तो ये बहुत जो है बहुत मिनिमम सी परसेंटेज बन जाती है, बहुत कम परसेंटेज बन जाती है। अब ये तो वो आ गया फेडरल लेवल पे।
अगर इसको जो है मिला के ना, इसके अंदर हम फेड कैंटोनल लेवल और कम्युनल लेवल के टैक्सेस मिलाएं भी ना, तो ये मैक्सिमम अमाउंट चली जाएगी 11.9% से 21%। लेकिन आप इतना पे नहीं करोगे क्योंकि आपको काफ़ी किस्म के अलाउंसेस और डिडक्शंस मिल ही जाते हैं। तो यू रिमेन समवेयर बिटवीन 10% टू 15%, इससे ज़्यादा आप हाई नहीं चाहते हो। तो ये काफ़ी कम परसेंटेज टैक्स करते हैं कॉर्पोरेट इनकम टैक्स पे। फिर इसके बाद वैल्यू एडिड टैक्स की तरफ अगर जाएँ, तो वैल्यू एडिड टैक्स जो है, इनका जो स्टैंडर्ड रेट है वो 7.7% है। लेकिन मुख्तलिफ जो इंडस्ट्रीज़ है, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो ये डिफ़र भी कर जाता है। वो जैसे डिपेंड करता है कि वो जो स्विट्ज़रलैंड की जो गवर्नमेंट है वो किस किस्म के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए इन टैक्सेशन टूल्स को यूज़ करती है। अब जैसे आपको नज़र आएगा कि 3.7% ये चार्ज कर रहे हैं होटल इंडस्ट्री पे, बुक्स, फूड्स और न्यूज़पेपर्स वगैरह को ये 2.5%, मेडिकल, एजुकेशनल एंड कल्चरल जो सर्विसेज हैं इनकी, उनको VAT से एग्जेम्पशंस दे देते हैं, बिल्कुल उसको चार्ज ही नहीं करते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स की अगर बात करें तो इसको जो है कैंटन्स जो हैं वो इसको टैक्स करते हैं। और इसको कहा जाता है नॉट ऑल कैंटन्स चार्ज अ प्रॉपर्टी टैक्स, मतलब सब इसको चार्ज नहीं कर रहे होते, लेकिन कुछ जो है कैंटन्स इसको चार्ज करते हैं। और कॉमनली इसको किस चीज़ पे चार्ज किया जाता है? टूरिस्ट रिजॉर्ट्स पे और ऐसे एरियाज़ जहाँ पे मतलब वो इलाके जहाँ जहाँ पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, घर थोड़े ज़्यादा बने हुए हैं, लेकिन इसकी भी बहुत मिनिमल सी परसेंटेज है जो कि 0.2 या 0.3% जो है पूरी प्रॉपर्टी की जो आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू होगी उसमें से 0.2 या 3% की आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। वो भी कई जगहों पे है, कई जगहों पर नहीं है। तो स्विट्ज़रलैंड के अंदर आपको जितने भी टैक्स परसेंटेज नज़र आएंगे, क्योंकि एक टैक्स हेवन है इसीलिए इसको एक टैक्स हेवन कहा जाता है, आपको बहुत कम ही नज़र आएंगे। अब वेल्थ टैक्स जो है, यानी वेल्थ टैक्स वो चीज़ है जो कि आप ऑन करते हो, जो प्रॉपर्टी एसेट्स जो आपने अपने पास रखी हुई हैं उस पर 0.1 से लेके 1.1% के दरमियान है इसका टैक्स। विद होल्डिंग टैक्स जो है वो इस पे जो है 35% है। कुछ फॉर्म्स ऑफ इनकम पे जैसे कि डिविडेंड पेमेंट्स अगर की जाती हैं या बैंक लोन्स या बॉन्ड्स वगैरह से इंटरेस्ट जो आप रिसीव करते हो उसके ऊपर, तो ये इस चीज़ पे जो है ये थोड़ा ज़्यादा टैक्स कर रहे हैं जो कि है 35%। और जो कैपिटल गेन टैक्स है, जो आप एसेट सेल करने से जो प्रॉफिट अर्न करते हो उनको ये जनरली एग्जाम्पशंस दे देते हैं। अगर चले हमारी फिफ्थ कंट्री इस्तोनिया की तरफ, इस्तोनिया फॉर द 10th ईयर एक 10 साल से मुसलसल ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन डेवलपमेंट ये एक इदारा है। 10 साल से जो है इसके मुताबिक इस्तोनिया जो है बिल्कुल जो है इसका सबसे बेस्ट टैक्स कोड है पूरी दुनिया में। इसका टैक्सेशन का निज़ाम बहुत इजी है, बहुत ट्रांसपेरेंट है, जिसकी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ये अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। एक इसका ये बात है कि अगर आप सर्टन कुछ क्राइटेरियाज हैं उनको अगर आप मीट कर रहे हो तो कॉर्पोरेट्स को उनके इनकम पे बिल्कुल टैक्स किया ही नहीं जाता है। कैपिटल गेन टैक्स नहीं है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते वक्त टैक्सेस नहीं है, एक फ्लैट टैक्सेशन सिस्टम ये फॉलो कर रहे हैं। इसको प्रोपोर्शनल फ्लैट वाले को प्रोपोर्शनल भी कहा जाता है, जिसमें आप एक ही रेट रखते हो सबके लिए। जो कि हाई या लो अर्निंग इंडिविजुअल्स जो हैं उनको सेम उस पर टैक्स कर रहे हैं। उसकी वजह से क्यों ऐसा कर रहे हैं? ताकि ये इनक्रेज करें इकोनॉमिक ग्रोथ को। क्योंकि जैसे हमने बात की थी कि अगर ये हाई लेवल ऑफ इनकम वालों को ज़्यादा टैक्स करेंगे तो एक डिस्करेजमेंट वाली बात है ना, एक डिमोटिवेट करने वाली बात है कि अगर हम ज़्यादा अर्न कर रहे हैं तो हम ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, तो हमें तो ज़्यादा टैक्स नहीं करना चाहिए। तो उस वजह से ये उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ को ज़्यादा बूस्ट करने के लिए ये जो ज़्यादा अर्न कर रहे होते हैं उनको ज़्यादा जो है वो नहीं करता है, सेम लेवल पे सबको टैक्स करता है। इसके यहाँ भी लोकल और स्टेट टैक्सेस हैं और लोकल लेवल पे भी टैक्सेस हैं और स्टेट लेवल पे भी टैक्सेस हैं, फेडरल लेवल पे भी हैं। और ये क्या कर रहा है कि वर्ल्ड वाइड इनकम को टैक्स कर रहा है।
जो इनका फेडरल लेवल पे एक सबसे बड़ा टैक्स अथॉरिटी की जो एजेंसी है वो एस्तोनियन टैक्स एंड कस्टम बोर्ड ETCB उसकी शॉर्ट फॉर्म है, सेंट्रल अथॉरिटी है इनकी, जो कि टैक्स एडमिनिस्टर को ऑपरेट कर रही है। इनके यहाँ मल्टीपल लेवल्स ऑफ टैक्सेशन अथॉरिटीज़ नहीं है, एक ही जो है ये कस्टम बोर्ड जो इनका ETCB ये इस सारी चीज़ को ओवरलुक कर रहा है। वो ये इसलिए भी इनको आसानी है क्योंकि इनके यहाँ ई टैक्सेशन का जो निज़ाम है बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। हर शख्स अपना टैक्स खुद ही फाइल कर रहा होता है। इसी वजह से इनके यहाँ कहा जाता है कि इनका बहुत इजी टैक्स का स्ट्रक्चर है कि हर शख्स खुद ही फाइल करता है, और जो ETCB है वो खुद ही हर किस्म का टैक्स कलेक्ट कर देती है, और कलेक्ट करने के बाद जो लोकल लेवल के जो टैक्सेस होते हैं वो लोकल गवर्नमेंट को वो दे देती है, ताकि टैक्स बर्डन ना हो, मतलब मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ ना हो और वो थोड़ा कम्प्लेक्स निज़ाम ना बने। उसको इजी रखने के लिए ये खुद ही सारा कुछ कलेक्ट करके जो लोकल के टैक्सेस होते हैं वो लोकल गवर्नमेंट को खुद ही दे देती है। टैक्सेशन का निज़ाम इनका बहुत ट्रांसपेरेंट है, ईजी है, लोग खुद फाइल कर रहे हैं ई टैक्सेशन के थ्रू अपने टैक्स रिटर्न जो है वो खुद फाइल कर रहे होते हैं। टैक्स टाइप्स और रेट्स की तरफ जाएँ तो इंडिविजुअल टैक्स रेट जो है 20% है, जो इनके सब के लिए फ़्लैट है। लोकल टैक्सेस इनके यहाँ नहीं है इनकम पे, स्पेशल रूल्स और रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स सब के लिए 20% ही है, सेम परसेंट है, नो स्पेशल रूल्स कोई भी नहीं है। जो जो बाहर के लोग नॉन रेजिडेंट्स हैं उनके लिए। वैल्यू एडेड टैक्स की बात करें तो टैक्स जो है इनके यहाँ 20% है। स्टैंडर्ड रेट जो है इनका कुछ इकोनॉमिक ज़ाहिर है इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको जिसमें ये यूज़ करते हैं स्पेशल टैक्सेशन टूल उनको बूस्ट देने के लिए। बुक्स पे ये कम लगा रहे हैं, होटल अकोमोडेशन सर्विसेज पे ताकि टूरिज़्म को बूस्ट करें। फिर इसके अलावा कुछ मेडिसिन पे, एक्सपोर्ट्स पे बिल्कुल 0% है ताकि एक्सपोर्ट्स पे बूस्ट करें। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के इनके रेट्स हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड इनके यहाँ ज़्यादातर रेट चलता है वो 20% है, बजाय इसके कि अगर किसी ख़ास जो है सेक्टर को उनका गवर्नमेंट जो है वो खुद एग्जेम्पशन ना दे या कुछ उसको डिडक्शंस ना दे। लैंड एंड प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें तो उनको एनुअल लैंड टैक्स इनके यहाँ सब्जेक्टेड है, लगाया जाता है, जिसकी परसेंटेज 0.1% से 2.5% के दरमियान कहीं ना कहीं फॉल करती है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कहाँ पर है, किस वो म्यूनसिपैलिटी के अंदर उसको टैक्स किया जा रहा है। और इसमें भी जो है एक साइज़ जो है वो इनका मखसूस किया गया है कि अगर इस साइज़ के अंदर अंदर कोई लैंड है या घर है तो उसको ये जो लैंड टैक्स है बिल्कुल एग्जम्पशन दे देते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स जो है अगर ट्रांसफ़र्स अगर प्रॉपर्टी की जा रही है तो उसके ऊपर किसी किस्म की फ़ीस नहीं है। फिर कॉर्पोरेट की अगर बात करें तो कॉर्पोरेट की हमने जैसे पहले बात की थी कि अगर एक आप एक सर्टेन क्राइटेरिया को मीट कर रहे हो तो मुमकिन है कि कॉर्पोरेट इनकम टैक्स को बिल्कुल टैक्स ही ना करें, बिल्कुल उनको 0% टैक्सेशन कर दें। तो वो ये था कि अगर जो कॉर्पोरेट है जो उसने इनकम अर्न की है तो अगर वो उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है उन प्रॉफिट्स को तो वो उस पर फिर 20% का टैक्स रेट आयद होगा। लेकिन अगर वो जो प्रॉफिट उसने कमाया है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो प्रॉफिट्स वो शो कर रहा है, अगर वो उसको री इन्वेस्ट करता है दोबारा किसी उसमें री इन्वेस्ट करता है, अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है, तो उस पर या उसको अपने पास रिटेन कर देता है, रख लेता है अपने पास, स्टोर कर लेता है, उस पर इनको किसी किस्म का टैक्स नहीं पे करना पड़ता। फिर ये एक बहुत जो है ना इनके यहाँ वो ज़बरदस्ती आप कहें कि इनका टैक्सेशन सिस्टम की एक चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, MNEs के लिए। फिर कैपिटल गेंस टैक्स को ये एज एन ऑर्डिनरी इनकम ही ट्रीट करते हैं जैसे रशिया या US कर रहा है। फिर विद होल्डिंग टैक्स की अगर बात करें तो विद होल्डिंग टैक्स इनका कुछ चीज़ों पे 0% है। बहरहाल ये 2% से लेके आप देखेंगे कि ये 20% तक है मुख्तलिफ, इसमें ये डिविडेंड्स रॉयल्टीज़ इसके ये कंपनीज़ पे तो ये है ही नहीं, रेजिडेंट कंपनीज़ पे। फिर इंडिविजुअल पे जो है कुछ डिविडेंड्स पे 7% है, इंटरेस्ट पे 20% है, और नॉन रेजिडेंट कंपनीज़ पे, अब रेजिडेंट कंपनीज़ पे रॉयल्टीज़ और चीज़ों टैक्स नहीं, जबकि ये नॉन रेजिडेंट पे इन्होंने इस चीज़ पे
लगा दिया है, कहीं पर 10 इस रॉयल्टीज़ पे 10% है, बल्कि और अगर कोई टेक्निकल सर्विसेज है तो उनका 0% से लेकर 10% तक ये कहीं ना कहीं फॉल करता है नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए। और ये कैटेगरीज डिफाइंड हैं मुख्तलिफ़ किस्म के विथहोल्डिंग टैक्स की। अब हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाती है। अब तक जो हमने मुख्तलिफ़ कंट्री स्टडी की, हमने मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन देखे कि किस तरीके से वो एजेंसीज़ हैं, कितने लेयर्स इन टैक्सेशन की, किस तरीके से वो ऑपरेट कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ टैक्सेस हमने डिफाइन की। अब हमने क्या किया है कि ताकि हमें इजीली एक विजुअल कंपैरिजन नज़र आ जाए ना, 500 कंट्रीज़ को इकट्ठे करके हमने एक ग्राफ बना दिया ताकि आपको कंपैरिजन करने में, रेट्स का कंपैरिजन करने में, परसेंटेज का कंपैरिजन करने में आसानी हो। तो अगर हम इंडिविजुअल टैक्स की बात करें, पर्सनल इंडिविजुअल टैक्स की एक पर्सन की, तो यूएस के अंदर 10% से लेके 37% की प्रोग्रेसिव टैक्स है। तो इस वजह से इसके बीच में कहीं ना कहीं टैक्स ब्रैकेट्स में वो एक पर्सन फॉल करता है। चाइना के अंदर भी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है, तो इसलिए भी मुख्तलिफ 7 टायर्स हमने डिस्कस किए थे इसके। तो ये 3% से लेके 45% तक हमने डिस्कस किया था कि इसके बीच में कहीं ना कहीं एक पर्सन की इनकम फॉल करती है। रशिया के अंदर 13% एक फ्लैट रेट है, ये सबके लिए सेम है। लेकिन बस एक बात यह है कि लो लेवल हाई लेवल चीज़ को ये कंसिडर नहीं करते हैं, सबके लिए 13% है। लेकिन रेजिडेंट्स के लिए ये 13% है, और जो नॉन रेजिडेंट्स हैं उनके लिए इन्होंने इसको रखा हुआ है 30। यहाँ पे ये फॉल करता है 30%, जो नॉन रेजिडेंट्स हैं उनके लिए जो इंडिविजुअल टैक्स है रशिया का। स्विट्ज़रलैंड के अंदर भी प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम को फॉलो किया जाता है। वो टैक्स कर रहे हैं 0.7 से लेके 11.5% तक जो है उसको वो टैक्स कर रहे हैं इंडिविजुअल्स को, डिपेंडिंग अपॉन द टैक्स ब्रैकेट इन विच दे फॉल, यहाँ से लेके 0.7 से 11.5% तक। एस्टोनिया एक फ्लैट रेट अप्लाई करता है तमाम लोगों पे जो भी इंडिविजुअल इनकम अर्न कर रहे हैं। तो इस वक्त आप देखें, सबसे अगर आपको कहीं वो पेज नज़र आ रही है, वो आपको नज़र आ रही है स्विट्ज़रलैंड की, क्योंकि हमने डिस्कस किया था, क्योंकि ये एक फेमस टैक्स हेवन है। यहाँ पे यूएस में मिनिमम भी 10% से स्टार्ट होके यहाँ तक जा रहा है। चाइना में इसके बस आप देखें तो जो लोग ज़्यादा अर्न कर रहे हैं इंडिविजुअल्स के लिए बड़ी डिस्करेजिंग सी बात है कि उनको 45% एक बहुत ही हाई लेवल का टैक्स रेट पे करना पड़ रहा है। रशिया में 13% इतना ज़्यादा नहीं है इंडिविजुअल टैक्स रेट, मैक्सिमम भी अगर आप बड़ी टैक्स ब्रैकेट के अंदर भी आ रहे हो। स्विट्ज़रलैंड के अंदर सबसे कम है। एस्टोनिया के अंदर एक फ्लैट रेट है, बेटर देन। तो अब अगर चलें कॉर्पोरेट टैक्स रेट की तरफ, तो कॉर्पोरेट टैक्स में यूएस जो है एक फ़्लैट रेट अप्लाई करता है 21% का तमाम के लिए। इसमें कोई वो लो लेवल या हाई लेवल प्रोग्रेसिव टैक्सेशन वाला सिस्टम नहीं है। चाइना जो है वो भी फ्लैट रेट अप्लाई कर रहा है 25% का। रशिया जो है रशिया 20% का फ्लैट रेट अप्लाई कर रहा है। स्विट्ज़रलैंड 8.5% का फ्लैट टैक्स रेट अप्लाई कर रहा है। और एस्टोनिया जो है वो 20% तब लगाता है अगर आप प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हो। अदरवाइज़ एस्टोनिया में अगर आप प्रॉफिट्स को रीइन्वेस्ट कर देते हो या अपने पास रख लेते हो, रिटेन कर लेते हो, उनको आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हो, तो यहाँ पे आपको 0% का टैक्स रेट पे करना पड़ता है। तो अमंग दीज कंट्रीज़ अगर आप देखें कॉर्पोरेट टैक्स सबसे कम आपको नज़र आएगा स्विट्ज़रलैंड के अंदर, फिर उसके बाद एस्टोनिया के अंदर। एस्टोनिया में तो चले ख़ास वो एक सर्टन क्राइटेरिया भी उन्होंने दे दिया कि अगर आप रिटेन कर लेते हो या इन्वेस्ट कर देते हो तो वो हम आपको बिल्कुल 0% टैक्स कर देंगे। फिर उसके बाद आपको रशिया नज़र आएगा, यूएस और चाइना। चाइना में हमने एक चीज़ देखी थी कि 25% ये अपनी जो इनकी रेजिडेंट कंपनीज़ हैं उनको करेंगे। अगर नॉन रेजिडेंट यहाँ के एमएनईज़ को ये इन्वेस्ट करती है तो उसको ये 20% पे टैक्स करते हैं, यानी कि ये भी यूएस से फिर नीचे चले जाता है। मतलब ऑलमोस्ट जो है रशिया का, चाइना का और यूएस का सेम ही बन जाता है फिर। और ये एक चीज़ आप ये भी देखें कि कॉर्पोरेट टैक्स के लिए तकरीबन तमाम मुल्क ही फ्लैट टैक्स रेट इस्तेमाल कर रहे हैं।
अब सेल्स टैक्स की बात करें तो ये जो ममालिक हैं ये वीएटी या जीएसटी इस्तेमाल कर रहे हैं। यूएस जो है वो सेल्स टैक्स को इस्तेमाल कर, यूएस के यहाँ 9.5% सेल्स टैक्स है, जो कि 2.9% से 9 यहाँ से 2.9% से स्टार्ट होता है और 9.5% तक ये जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट, क्योंकि ये स्टेट कलेक्ट करता है, फेडरल गवर्नमेंट नहीं कलेक्ट करती। तो मुख्तलिफ स्टेट्स की हमने जैसे बात की थी, 50 स्टेट्स हैं, हर स्टेट की डिफरेंट गवर्नमेंट है और डिफरेंट रेट्स। फिर अगर हम वी ए टी या जी एस टी की बात करें तो यूएस इसको 9.5% जो है वो कलेक्ट कर लेता है। सेल्स टैक्स उस पर कलेक्ट कर देता है, वी ए टी या जी एस टी जो है ये उसको कलेक्ट नहीं करता है। फिर अगर हम बात करें चाइना की, चाइना 13% का स्टैंडर्ड रेट है इसका वी ए टी का, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कुछ जो है सेक्टर्स में जहाँ पे गवर्नमेंट सब्सिडीज वगैरह देना चाहती है, बूस्ट करना चाहती है अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स जो भी उनके हैं, उस हिसाब से वो 3%, 6% या 9% भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और जिनका स्टैंडर्ड रेट है वो 13% है। रशिया में वी ए टी स्टैंडर्ड रेट जो है वो फ्लैट है 20% सबके लिए। स्विट्ज़रलैंड में स्टैंडर्ड रेट 7.7% है और इस्तोनिया में 20% है। यहाँ भी आपको एज़ यूजुअल स्विट्ज़रलैंड का टैक्स रेट सबसे कम मिलेगा 7.7%, और यहाँ पे रशिया और इस्तोनिया का ऑलमोस्ट सेम है। चाइना इसमें समवट बेटर है, वीएटी में टैक्स परसेंटेज जिसकी कम है, और यूएस की 9.5% है, पर ये वो सेल्स की शेप में इसमें ले लेता है। होते ये दोनों कंजप्शन टैक्स ही हैं, पर वो वीएटी नहीं उसको अप्लाई करता, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डबल टैक्सेशन वाली बात आ जाती है कॉर्पोरेट्स के ऊपर, तो थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है सिस्टम, तो ये सेल्स टैक्स की शेप में इसको कलेक्ट कर लेता है। फिर कैपिटल गेन की अगर बात करें तो यूएस भी एज एन ऑर्डिनरी टैक्स जो है इसको कलेक्ट कर रहा है, इसको सेपरेटली इसको चार्ज कैपिटल गेंस को नहीं कर रहा होता, आपकी ऑर्डिनरी इनकम के अंदर ही जो है उसको शामिल करके उसी तरीके से उसको ट्रीट कर दिया जाता है। रशिया में भी, स्विट्ज़रलैंड में भी, इस्तोनिया में भी। सिर्फ चाइना जो है, चाइना इसको एज आ सेपरेटली 20% में जो है कैपिटल गेन को ट्रीट कर रहा है और उसको टैक्स कर रहा है। अगर आप प्रॉपर्टी टैक्स की तरफ बात करें तो यूएस के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स हमने बात की थी 1.1 से स्टार्ट होता है, 0.4 तक जाता है डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट। चाइना के अंदर ये 1.2% फिक्स है। रशिया के अंदर भी ये एग्जैक्ट नहीं है, स्टेट के हिसाब से इसमें भी अप डाउन आ सकते हैं। स्विट्ज़रलैंड में ये बहुत मिनिमल है 0.3%, और 0.1 से 2.5% जो है ये इस्तोनिया के अंदर भी एग्जिस्ट करता है, 0.1 से 2.5। सो इसमें भी आपको नज़र आएगा कि सबसे मिनिमल स्विट्ज़रलैंड के अंदर ही है, और अगर सबसे हाई की बात करें तो वो इस्तोनिया में कुछ आपको ऐसे स्टेट्स मिलेंगी जहाँ पे 2.5% और यूएस में 2.4% प्रॉपर्टी टैक्स इस वक्त अप्लाई किया जा रहा है। अब अगर विद होल्डिंग टैक्स की बात करें तो यूएस के अंदर विद होल्डिंग टैक्स 30%, चाइना के अंदर आप इसके विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखें 10%, रशिया में 15%, स्विट्ज़रलैंड में ये सबसे हाई है 35%, जो कि नॉन रेजिडेंट्स को विद होल्डिंग टैक्स करते हैं ताकि इस चीज़ को इंश्योर करेंगे जो भी इनकम जनरेट की जाती है स्विस बॉर्डर के अंदर वो उसको टैक्स कर रहे हैं। एस्तोनिया के अंदर इसको 0% से लेके 20% के बीच एस्तोनिया के अंदर फॉल करता है। इनके यहाँ ये सब के यहाँ ये एक फिक्स्ड रेट है। तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको स्विट्ज़रलैंड में मिलेगा, हालांकि बाकी सब तमाम टैक्स टाइप्स में स्विट्ज़रलैंड के रेट सबसे कम थे। सिर्फ यहाँ पे आके नॉन रेजिडेंट्स के लिए आपको इसका इतना हाई रेट मिलेगा। बस बाकी इसकी जो टैक्स अरेंजमेंट्स हैं, टैक्स पॉलिसीज़ हैं और बाकी सब टैक्स रेट्स हैं वो इतने फेवरेबल हैं और अट्रैक्टिव हैं, इस वजह से स्विट्ज़रलैंड को एक टैक्स हेवन कहा जाता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट आवर प्रेजेंटेशन। मैंने मुमकिन है कि मैंने अपने टॉपिक के साथ, एक बहुत ब्रॉड टॉपिक था, उसको कवर करना इतना आसान नहीं था, और मुमकिन है कि मैंने अपने टॉपिक के साथ इंसाफ ना किया हो,
लेकिन मैंने अपनी कोशिश की है कि मैं उसको इस टाइम फ्रेम में कवर करूँ, कम से कम टाइम में उसको लाऊँ और ये आप लोगों को प्रेजेंटेशन समझ में आए और आप लोगों को पसंद आए। सो थैंक यू सो मच जो लोग इतनी जर्नी में यहाँ तक मेरे साथ रहे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।